बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक न्यू एपिसोड शुरू करेंगे। शुरू करते हैं नावल मदारी। फिर फ़ोन किया इसने, हाँ, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले। इसे सोते हुए जो उठाया गया था और नाइट क्लब के थका देने वाली जिस्मानी मुशक्क़त के बाद इसके लिए बात करना भी मुश्किल हो रहा था। इसने कहा कि माँ का मरना इसके हक़ में है, तो खैर अच्छा हुआ, लेकिन तुम भी ज़िम्मेदारी के बोझ से आज़ाद हो गई। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि माँ मुझ पर बोझ है। तो वह कहने लगी, ख्वामख्वाह जज्बाती खुद फरेबी का मुजाहरा मत करो। तुमने जो कुछ माँ के लिए किया वो बहुत मुश्किल था, मगर तुम पर आ पड़ी थी तो तुम क्या करती? तुम्हारी वजह से मैं एहसास जुर्म का शिकार भी हो जाती थी कभी कभी। अभी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा एहसान मानूँ तो ठीक है, मैं मानती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं ख़र्च में शरीक हो जाऊं तो मुझे बता दो कि मैं तुमको कितनी रकम का चेक भेज दूं। मैंने इसे बुरा भला कहा कि मैं तो सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था कि तुमको बाद में गिला ना हो। दिल चाहे तो आखिरी बार आके शक्ल देख जाओ। वो बोली कि दिल तो चाहता है मगर हिम्मत नहीं है। रात भर की थकान के बाद लेटी ही थी सोने के लिए। सॉरी, मैं नहीं आ सकूँगी, मगर यहाँ करीब ही एक मस्जिद है, वहाँ मैं कहलवा दूँगी कि कुरान का ख़त्म करवा दिया जाए, मुआवजा मैं दे दूँगी। बस इससे ज़्यादा सुनने मुझ में ताब नहीं थी। मैंने कहा कि तुम मत फ़िक्र करो, माँ की मग़फ़िरत की वो इसके अमाल पर होगी, जो बहरहाल तुम्हारे अमाल से लाख दर्जा बेहतर थे। और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा चलो ये भी होता है दुनिया में, आखिर सड़कों और पार्कों में, बाज़ार और हॉस्पिटल में लावारिस भी तो मर जाते हैं लोग। मैयत ले जाने वाली गाड़ी के आने तक वो पुराने वक्तों की बातें करती रही। ये एक फितरी रद्द-ए-अमल था। इसे अपना भाई याद आ रहा था जो अफ़गानिस्तान में जहाद करने के लिए गया था और लापता हो गया था। एक हंसते बसते ख़ानदान को हादसात ज़माना ने जड़ से उखाड़ फेंका था और एक अजनबी दुनिया की हवा ने इन्हें ख़ज़ां रसीद पत्तों की तरह मुंतशर कर दिया था। सिर्फ एक घंटे में रोशनी की माँ अपने आखिरी सफ़र के लिए तैयार हो गई। मैयत गाड़ी, जिसे यहाँ हैरस कहा जाता है, एक लंबी स्याह रंग की कार थी। तदफीन के लिए यहाँ ताबूत लाजमी था जो गाड़ी के साथ आया था। यह कारोबार भी यहाँ बहुत मुनज़्ज़म है। मैयत की तैयारी से तदफीन तक सारे मराहल वारसों की मर्ज़ी के मुताबिक तय हो जाते हैं। अखराजात वो जितने करना चाहें इनकी मर्ज़ी। ताबूत एक से एक आला और महंगा भी मिलता है, मगर यहाँ मुसलमान भी जुज़वी तौर पर इसी सिस्टम को अपनाने पर मजबूर थे। रोशनी ने अपने कुछ जानने वालों को फ़ोन किया था। चंद एक ने इखलाकी जुर्रात का मुजाहरा करते हुए माजरत कर ली थी कि वो ड्यूटी पर हैं और इनके लिए जनाजे में शिरकत मुमकिन नहीं। कुछ ने झूठ बोल दिया था कि आएंगे मगर नहीं आए। हर बड़े कारोबारी शहरों का एक सा अलमिया है, लोग शाम के औकात में जनाजे में शिरकत करने और फातिहा स्वयं वगैरह के लिए आ ही नहीं सकते। किसी को जल्दी हो तो हर काम रात को किए जाते हैं, वरना छुट्टी वाले दिन तक मैयत को सर्द खानों में महफूज रखा जाता है और अतवार को ठीक वक्त पर निकाल लिया जाता है। जनाजे को कंधा देने का तसव्वुर भी अमलन ख़त्म हो गया है। लोग गाड़ियों में साथ चलते हैं या सीधा कब्रिस्तान पहुँचते हैं और 15-20 मिनट में फारिग होकर वापस चले जाते हैं। रोशनी ने इतवार का इंतज़ार लाहासिल समझते हुए फौरी तदफीन का सही फ़ैसला किया था। इतवार को भी क्या फ़र्क पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 लोग इखलाकन रस्मी दुनिया निभाने के लिए यहाँ सवाब खातिर आ जाते। इस वक्त गाड़ी में बस हम 4 बैठे। फिर आकिल को वापसी का ख्याल आ गया और वो उतर के अपनी गाड़ी में पीछे चलने लगा। लंदन की पुरहजूम सड़कों पर मैंने ऐसी कई गाड़ियाँ देखीं जिनकी तरफ कोई मुतवज्जा भी ना था। मस्जिद से आने वाला नौउम्र क्लीन शेप मौलवी मैयत गाड़ी में ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। इसे बस मुसलमान के कब्रिस्तान पहुँच के नमाज जनाजा पढ़ानी थी, वरना इसका कोई काम ना था। कब्रिस्तान तकरीबन 1.25 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद आया। गाड़ी को एक सियाह फाम चला रहा था जिसने ये पूछने की ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं की कि मरने वाला कौन था और इसका हमसे क्या रिश्ता था। वो मदद से सीटी बजाता रहा। फिर इसने अपनी पसंद का एक कैसेट लगा दिया और हमने एतराज़ किया तो इसने स्पीकर बंद करके कानों पर हेडफोन चढ़ा लिए। अगले ही चौक पर इसका चालान हो गया। सार्जेंट ने कहा, तुम बहरे होकर ड्राइविंग कर रहे थे? ड्राइवर ने झिल्ला कर कहा, क्या बहरे म्यूज़िक सुनते हैं? ऐसे म्यूज़िक सुनने वाला बाहर की आवाज़ें नहीं सुन सकता। सार्जेंट ने इसको टिकट दे दिया। कब्रिस्तान में अंदर तक गई। वो छोटा सा अहाता था जिसके बाहर लिखा हुआ था कि मुसलमानों के इस कब्रिस्तान के लिए ज़मीन फ़लाँ अंजमन ने ख़रीद कर वक्फ़ की है। इसमें कब्रें तरतीब से बनी हुई थी और हर कब्र पर एक नंबर था। इस नंबर का हवाला देकर आप शहर के मर्जी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड से मरने वाले के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक मुलाहिजा कर सकते हैं। मरहूम के मुख्तसर सवा निजी खाने के ये भी पता चल जाता है कि वो कभी कानून शिकनी में मुलव्वस हुए या जेल गए तो किस जुर्म में और कितना अरसा वहाँ क़याम फरमाया। मैंने और आकिल ने ताबूत को आगे पीछे एक तरफ से पकड़ा, मौलवी और ड्राइवर ने दूसरी तरफ से। फिर मौलवी ने अमामत की और मैं और आकिल पीछे सफ़ बना के खड़े हुए और 2 मिनट में नमाज जनाजा ख़त्म होगी। मगर इसके बाद रोशनी को 10 मिनट मुख्तलिफ फार्म पूरे करने में लगे। मौलवी इस गाड़ी में बैठ कर रुखसत हो गया जिसमें मैयत लाई गई थी। इसे कब्र तक ले जाने वाले 2 ही अफराद रह गए थे। ताबूत में 2 कुंडे बाएँ तरफ आगे थे और 2 पीछे। चुनाचे रोशनी और एनी ने भी ताबूत उठाने में मदद की। फार्म भरवा के कंप्यूटर में अंदराज करने वाला क्लर्क कतई लातुल्की के साथ अपने कमरे में बैठा रहा। कब्र में ताबूत उतारने और इसे मिट्टी से भरने के लिए 2 पेशावर मजदूर कदाल और बेलचे उठाए मुंतज़र थे। इन्होंने हैरत अंगेज़ फुर्ती के साथ कब्र को 10 मिनट में भर दिया और 5 पाउंड लेकर रुखसत हो गए। इसकी इन्होंने रसीद भी दी, पर यहाँ पर अदायगी के साथ रसीद लाजमी तौर पर मुंसलिक थी। इसे रसीद नहीं बल्कि बिल कहा जाता था। जब मैं और आकिल फातिहा पढ़ के फारिग हुए और वापस चलने लगे तो कॉरपोरेशन के क्लर्क ने मुझे इशारे से बुलाया और अपना बिल दिया जो 470 पाउंड का था।
इसमें जगह की कीमत थी और कॉर्पोरेशन के टैक्स वगैरह शामिल थे। इसने मुझे एक और फॉर्म भरने के लिए कहा जो मैंने रोशनी के हवाले कर दिया। ये डेथ सर्टिफिकेट की दरख्वास्त थी। इसने कहा कि अगले दिन हम सिटी म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर से रजू करें, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वापसी के लिए गाड़ी में बैठने के बाद रोशनी ने मुझसे पूछा कि क्या अंडरटेकर ने बिल दिया। कहा दिया था, मैंने अदा कर दिया। नो, वो मेरी जिम्मेदारी है। रोशनी जज्बाती हो रही थी। मैंने 384 पाउंड का बिल इसे थमा दिया। इसमें ताबूत की कीमत, कफन की लागत, मैयत की गाड़ी का किराया तो शामिल था। मौलवी की खिदमत के भी 50 पाउंड लगे थे। इसमें गुस्ल देने और कफन पहनाने के अलावा नमाज जनाजा पढ़ाने और फातिहा पढ़ने के अखराजात शामिल थे। ये तमाम अखराजात पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन एक तो किसी चीज़ का रेट मुकर्रर नहीं, दूसरे खिदमत के मुआवजे को नजराना समझा जाता है। गरीब अमीर अपनी इस्तार और जज्बे के मुताबिक मौलवी साहब को जो कुछ पेश कर दें, इसे वो देखे बगैर शुक्रिया के साथ कबूल कर लेते हैं। शायद कभी वो वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में भी आ जाए जब तदफीन भी एक बाकायदा कारोबार की शक्ल इख्तियार कर ले। इस वक्त भी मैयत गाड़ी और कफन दफन के अखराजात तो मुकर्रर हैं और इनकी रसीद भी मिलती है, लेकिन कब्र ख़रीदना सौदेबाजी का मामला है। अपने पसंदीदा कब्रिस्तान में पसंद की जगह लेने के लिए लोग लाखों भी दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी तौर पर बेशतर कब्रिस्तान जगह ख़त्म होने के बाद बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मकामी पुलिस और गौरकनी के ठेकेदार की मिली भगत से तदफीन जारी है। पुराने मुर्दे जिनको पलट कर पूछने की कोई नहीं आता, निकाल के हड्डियाँ बाहर फेंक दी जाती हैं और नवादार को जगह मिल जाती है। लीजिए हजरात, आप क्या याद करेंगे कैसी जगह निकाली है आपके लिए। आराम से लेटिए फ़िलहाल, तो जब तक कोई आपको बेदखल करने नहीं आता। दोपहर तक हर चीज़ मामूल के मुताबिक आ चुकी थी। हम वापसी में लंच करके आए थे। घर पहुँच के रोशनी माँ की हर चीज़ समेटने में लग गई और फ़ोन, जो शायद हमारी अदम मौजूदगी में भी बजा होगा, फिर बजने लगा। कॉल पुलिस जिम्मी या लॉर्ड प्राइस की भी हो सकती है, मगर मैंने रिसीव उठाया तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैं फ़ोन लेकर कमरे में चला गया, क्योंकि दूसरी तरफ से रब नवाज़ बोल रहा था। यार मैं ये कहा सुन रहा हूँ। मैंने कहा मेरी आवाज़ के अलावा भी तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। वो मुश्तैल हो गया। मैं हैरान हो गया, इस वक्त तुम मजाक कैसे कर सकते हो। दरअसल मुझे मालूम नहीं, मैंने माजरत की। मालूम नहीं यही कि मजाक कितने बजे करना है, क्या वक्त है आजकल इसका। वो और गर्म हुआ। क्या ये सच है कि डाकू ने तुमसे 3 लाख पाउंड छीन लिए, 3 दिहाड़े, और जिम्मी की गाड़ी भी छीन गई। मैंने कहा ये सारे बहुत दर्दनाक हक़ाइक़ हैं। मेरे सर के गोमड़ में दबाने दर्द होता है। जिम्मी और जोली अभी तक हॉस्पिटल में हैं। तुम्हारे रवैये को देखकर मुझे ज़रा भी यकीन नहीं आता जिस शख्स के 3 लाख पाउंड निकल जाएँ वो मस्करापन नहीं कर सकता। ये क्या ड्रामा है शाहजी। मैंने कहा कहीं इसके हदायतकार तुम तो नहीं। वो बोला खबर यहाँ के अखबारात में भी शाया हुई है, मुझे पूरी बात बताओ। मैंने इसे पूरी बात बता दी। वो चिल्लाने लगा, ये ज़रूर तुम सब ने मिलकर मेरे साथ कोई गेम खेला है। तुमने मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाया। मैं लंदन में रुक नहीं सकता। तुमने मुझे चलता किया और माल आपस में बांट लिया। मैंने कहा यहाँ जो भी हुआ तुम्हारे जाने बला, तुम वहाँ आराम से बैठे रहो, तुम्हें तयशुदा हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हारे 1 लाख पाउंड तुम्हें घर बैठे मिल जाएंगे। वो कुछ पुरसुकून हुआ। ये ज़रूर इस लॉर्ड प्राइस का काम है, तुम इसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा दो। मैंने कहा मैं सोच रहा था क्यों ना शक इस पर लॉर्ड प्राइम और इस पर तुम पर जाहिर कर दूँ। ऐसे जैसे भरने काट लिया था। मुझ पर तुम्हारा दिमाग ठिकाने है। मेरा ख्याल कि लॉर्ड को साजिश का ये प्लान तुमने दिया, इसने अमल दरामद की जिम्मेदारी ली। फजूल बकवास मत करो। मैं यहाँ बैठा हूँ और वहाँ आ भी नहीं सकता फौरी तौर पर, वरना मैं सबसे निमट लेता। तुमको रोकने वाला कौन है। ये सब तुम्हारे मंसूबे पर अमल करने का नतीजा है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मशवरा तुमने दिया। मैं अदालत से इजाज़त लिए बगैर गया था। खामोशी से लौट आता तो कुछ ना होता। अब मेरे माफ़ी मांगने के बावजूद अदालत ने पासपोर्ट जब्त कर लिया है। मैंने कहा दूसरा बनवा लो, बल्कि तुम्हारे पास तो होगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ भी तुम्हारे खिलाफ 2 रिपोर्टें होंगी। यहाँ सिफारिश, रिश्वत और धौंस नहीं चलती, तुम अंदर हो जाओगे। वो मुझे गालियाँ देने लगा। किसी सबूत के बगैर मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और तुमने रिपोर्ट में मेरा नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। हकीकत तो यह है कि आज ही सुबह जब मुझे हॉस्पिटल से फारिग किया गया तो पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने मेरा मुफस्सिल बयान लिया। मैंने तुम पर और लॉर्ड प्राइस पर शक का इजहार कर दिया। तुम्हारे भोगने से कुछ नहीं होगा। जिम्मी को भी तुम पर और लॉर्ड प्राइस पर ही शक है। वो चिल्ला के बोला, क्या पागल हो गए हो तुम दोनों। देखो रब नवाज, हम दोनों हर जगह साथ थे। माल दिखाते वक्त, माल चेक कराते वक्त, हवाला करते वक्त और इसकी कीमत वसूल करने से डकैती की वारदात तक, और फिर ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंचने तक। एक दिन पहले आर्नल्ड मैकेंजी की लॉर्ड प्राइस से मुलाकात हुई। तुम आर्नल्ड को जानते हो ना। हाँ, वो ब्रोकर। मैंने कहा वो नवादरात का बड़ा माहिर था। असल और नकल की पहचान इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। साइंटिफिक तरीके से अपनी जगह वो तो बस एक नज़र से देख के बता देता था। इसने लॉर्ड को बताया कि इस लॉर्ड में सब नकली माल है। इसका मुनाफा बख्श सौदा करने के लिए इसने लॉर्ड को 5% बजाय 20% कमीशन देने पर मजबूर किया, और लॉर्ड के इनकार पर इसने धमकी दी कि अब तक सारे सौदों में लॉर्ड की जालसाजी का भांडा फोड़ देगा। लॉर्ड प्राइस बहुत बड़ा बदमाश है। कोई इसे ब्लैकमेल करे, ये कैसे मुमकिन है कि इसने आर्नल्ड को कत्ल कर दिया। वो कैसे, ये पुलिस मालूम करेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ना, मेरी पोजीशन तो बिल्कुल महफूज है। मैं सिर्फ एक कोरियर था, माल लाने और ले जाने वाला। मुझे इसके असली, नकली या गैर कानूनी होने से क्या। डिप्लोमेटिक बेल्जी को सिस्टम को समझ करने क्लियर कर देते थे, तो ये इनकी कोताही। मैंने माल जिम्मी के हवाले कर दिया था।
मुझे जो कीमत देता था वो मैं तुम्हें पहुंचा देता था। बाज़ अगर तो वो तुम्हें डायरेक्ट पेमेंट करता था। बकवास मत करो, तुम भी सप्लायर हो। मैंने कहा सप्लायर तुम हो। एक बार तुम्हारा गैर कानूनी कारोबार यहाँ के हुकाम की नज़र में आ गया तो पहले तो बंद हो जाएगा, फिर तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। खुद जिमी अपनी रिपोर्ट में तुम्हारा नाम भी लिखवाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं इससे बात करता हूँ। हॉस्पिटल में इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि पुलिस वाले इसका बयान ले सकते। तुमको बात करने की इजाज़त कौन देगा? हाँ, इसकी मजबूर और खूबसूरत बीवी की मिन्नत समाजत करके देखो। मेरे साथ हरामीपन मत करो शाह आलम, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हरामीपन जो तुमने किया है लाजवाब था। हरामीपन जो तुमने किया था लाजवाब था। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सास को दफनाने। 2 घंटे तक बाहर रहूँगा, इसके बाद भी मेरा कुछ पता नहीं। तुम मुझे फ़ोन मत करना, मैं खुद रात को बात करूँगा। मैंने रिसीवर रख दिया। मुझे मालूम था कि मेरी बातों से चौधरी रहमनवाज कितना परेशान होगा, लेकिन इस शक में नामजद करने का ख्याल मुझे अचानक आया था। इसमें कोई शक नहीं कि किसी सबूत के बगैर लंदन पुलिस रहमनवाज के खिलाफ कोई कदम ना उठाती, मगर वैसे सामने तफ्तीश ज़रूर कर सकते थे। पाकिस्तान तो इसका निकलना मुश्किल हो गया था, इसका लंदन आना भी दुश्वार हो जाता। जो मुजरिम पाकिस्तान में कानून को खेल समझा है वो लंदन में अपने सारे गैर कानूनी हथकंडे भूल जाता है। चुनांचे ये हो सकता था कि मामलात क्लियर होने तक रहमनवाज अपना माल लंदन भेजना बंद कर दे। बेशक इसने तो रहमनवाज का पुराना कारोबार बंद नहीं हो सकता था। माल लाने ले जाने के रास्ते खुले हुए थे और वो बिज़नेस पार्टनर बदल सकता था और अपना रूट तब्दील कर सकता था। इसके और मेरे दरमियान होने वाली ये आखिरी डील थी जिसमें साबका नुकसानात की तलाफ़ी होने की बजाय इसका मजमूई नुकसान कई गुना हो गया था। इसे घर बैठे 1 लाख पाउंड पहुंचाने वाली बात भी गलत थी। अब जिमी भी इसे कुछ देने वाला नहीं था। हालांकि सारी जिम्मेदारी इसने कबूल की थी। मुस्तकबिल में वो एक दूसरे के दुश्मन हो सकते थे, बिजनेस पार्टनर नहीं। फ़ीन के साथ ही सोगवारी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी। दियारे गैर में इनके सिवा जो घर में थे शरीका गम होने वाला कौन था? पाकिस्तान में अपने पराए सब लवाकिन को एहसास दिलाने आ जाते हैं कि वो इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। वो वक्त तो अब नहीं रहा कि गली मोहल्ले में किसी की मौत हो जाए तो पड़ोसियों के घर में भी चूल्हे नहीं जलते थे और शादी की तकरीबात तक मौकूफ़ हो जाती थी। किसी घर से रेडियो पर गाने की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती थी। खुशी से शादियाने बजाना तो दूर की बात है, मगर अब भी गले मोहल्ले के लोग ख़ानदान वाले और दोस्त अहबाब ताज़ियत के लिए और तदफीन से स्वयं तक फातिहा ख़ानी में ज़रूर शिकर होते हैं। और यूँ लवाकिन के दिल को धारस रहती है कि वो अकेले नहीं, इनके गम ख्वार बहुत हैं। यहाँ सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स थी। माँ के आखिरी दीदार के लिए खुद इसकी बेटी ने आने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो रात भर की थकी हुई सोना चाहती थी। दोनों बहनों के दरमियान एक माँ का जो बराए नाम रिश्ता था बाकी रह गया था, अब वो भी टूट गया था। चुनाचे अब इनकी किसी आशना की इत्तफाक से कहीं एक दूसरे से मुलाकात हो जाना तो मुमकिन था, लेकिन बहनों की तरह इनका बाकायदगी से एक दूसरे के हाल हवाल से बाखबर रहना, एक दूसरे की कमी को महसूस करना और मोहब्बत से मजबूर होकर मिलने जाने का कोई सवाल ही नहीं रहा था। बाकी लोग महज सूरत आशना थे या कारोबारी ताल्लुक़ रखते थे तो इनका फ़ोन आ जाना भी बड़ी बात थी, वरना किसी को ना रोशनी ताजीर की जिम्मेदारी का एहसास होगा और ना इससे हमदर्दी की ज़रूरत होगी। माँ बाप किसके हमेशा रहते हैं और वह बुढ़िया तो ना जाने कब से ज़िंदगी और मौत के पुल सिरात पर चल रही थी, चलती ही जा रही थी। आजकल किसे इतनी फुर्सत है कि खून का रिश्ता निभाने और दूध का कर्ज चुकाने के लिए 24 घंटे वक्फ हो जाए, दुनिया का काम छोड़ के तीमारदार हो जाए। बूढ़े लोगों का रोते पीटते ज़िंदगी के बोझ को घसीटते रहना और मर मर के जीना किसी को गवारा नहीं। भाई मरना है तो बगैर दुख दिए और बगैर दुख उठाए फटाफट मर जाओ। हम यकीन दिलाते हैं कि आपके लिए कौरमे बिरयानी वाली हर फातिहा बड़ी धूमधाम से करेंगे और बहुत दुआएं करेंगे कि खुदा आपको करवट जन्नत नसीब करे। रोशनी शाम तक अकेली चुप बैठी रही, किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इसकी सूरत के तासुरात से अंदाज़ा होता था कि एहसास गम पर आहिस्ता आहिस्ता एहसास जुर्म और नदामत गालिब आता जा रहा था। आज सुबह इसने फ़ोन पर मुझसे जो कुछ कह दिया था इस पर अभी तक मैंने कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया था। ये कह सकता था कि चलो जो हुआ इसे भूल जाओ, क्योंकि वो बातें कहते वक्त फरते जज्बात गम से तुम्हें खुद पर इख्तियार कहाँ था। लेकिन ये रस्मी मुरव्वत की बात गलत होती। रोशनी खुद कभी जानती थी कि सोचे समझे बगैर इसने जो भी कहा था वो इसके हकीकी जज्बात का आयनादार यकीनन था। अब इसका इजहार अफसोस भी लाहासिल था। जो कुछ इसने कह दिया था मेरे दिल पर नक्श हो गया था और मैं इसे भूल नहीं सकता था। एनी इतनी थकी हुई थी कि घर आते ही पढ़ के सो गई थी। अखिल भी ऊँग रहा था, भी सोने के मूड में था, मगर मैं इसे पकड़ के अपने साथ ले गया। खुद मेरे सर में थकन की शदीद दर्द हो रहा था। हम घर से कुछ फासले पर एक रेस्टोरेंट में बैठ गए जिसका निस्फ हिस्सा बार था और निस्फ कैफ़े। मैंने पानी के साथ स्प्रिंग निकली और काफ़ी का ऑर्डर दिया। मैंने कहा अखिल, मैं तुम्हारी जितनी तारीफ़ करूं कम है। वो दांत निकालने लगा। जो लोग किसी की तारीफ़ करना ही नहीं चाहते वो ऐसी बातें करके कलाम चाहते हैं, ऐसी बातें करके काम चलाते हैं। मैंने कहा तुम्हारी मदद के बगैर ये काम मेरे लिए नामुमकिन था। वो बदस्तूर नॉन सीरियस रहा। मैंने जो किया मजबूरी में किया, एक कायम मकाम सुस्तर की खुश करने के लिए और एनी को इम्प्रेस करने के लिए मैं तो फंस गया था। मैंने कहा ओके, हम रस्मी बातें नहीं करते। तुम ये बताओ कि पुलिस इस वैन को ट्रेस तो नहीं करेगी? 90% इम्कानात है कि नहीं। मेरी इस एजेंसी में भी खासी वाकफियत हो गई थी जहाँ से वैन हासिल की थी। इसका मालिक एक गोरा आइजक है जो नस्लन रूसी है। 1917 में रूस से भाग के आया था, इनकलाब रूस के वक्त। हाँ, और फिर यहीं आबाद हो गया। इसका बाप अब तीसरी नस्ल भी जवान हो गई है। इसकी बेटी को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक़ है। यहाँ लंदन में तो इसकी दाल गलती नहीं और अमेरिका वो जा नहीं सकती। सूरत शक्ल में भी ऐसी है कि मालिक
कोशिश में नाकाम रही। इसे मैं एक दिन शूटिंग दिखाने ले गया था। मैंने कहा, क्या ये बात एनी को मालूम है? वो हंसने लगा। ये ज़माना कबल एनी की बात है। इस रूसी नसाद लड़की से तो नहीं, मगर ज़ुकाम की तरह इश्क हो जाता है। 15-20 दिन में एक बार, और ज़ुकाम की तरह ठीक ही हो जाता था। दवा खाओ तो 7 दिन में, ना खाओ तो 1 हफ्ते में। बस सर, आप तो माशाल्लाह तजर्बाकार हैं। वो बोला, एजेंसी का मालिक मेरा बहुत शुक्रगुजार था। मैंने इसके लिए बिजनेस भी लाता था। यूनिट के अरकान को किराए की कारों की ज़रूरत पड़ती रहती थी और मैं इस रूसी ट्रांसपोर्ट को एजेंसी से लेता था। तो तुमने ताल्लुकात का फ़ायदा उठाया। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैं तो पहुंचा था सुबह 6:30 बजे। इस वक्त वहाँ नाइट क्लर्क बैठा था, एक ख़तरनाक किस्म का नेगरू, मगर वो पिए हुए था। नशे में आदमी का दिल इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने इससे पूछा कि बैक डेट में गाड़ी लेने की हिम्मत है, और है तो इसके बदले में मुझसे क्या लोगे? वो पहले तो मुझे घूरता रहा, फिर उठ के गाड़ी का मुआयना करने गया। इसने आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से टॉर्च की रोशनी में गाड़ी को अच्छी तरह देखा। फिर बोला, आखिर मसला क्या है? तुमने किसी को रौंद डाला है? मैंने कहा कि ऐसी बात होती तो मैं साफ बता देता। इसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुमने किसी सफ़ेद कुतिया या कुत्ते के ऊपर से बस गुजार दी थी। वैसे टायर पर मुझे खून तो नज़र आया नहीं। मैंने कहा, मैं बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? वो बोला कि अच्छा, तो जो हुआ वो बताओ। कहीं गलत पार्किंग पर टिकट मिला है या ओवर स्पीडिंग पर? मैं समझ गया कि जब तक इसे कोई वजह नहीं बताई जाएगी वो मेरी कुछ नहीं हुआ कि थ्योरी को कबूल नहीं करेगा। कुछ नहीं हुआ तो बैक डेट में गाड़ी वापस करने और रिश्वत देने की क्या ज़रूरत है? मुझे तजब्जुब में देखकर वो कहने लगा कि दरअसल मुझे भी पैसे की सख्त ज़रूरत है। ये पैसा चीज़ ही ऐसी है कि हर शख्स को हर वक्त इसकी ज़रूरत रहती है। मैं रिश्वत लेने के मूड में हूँ, लेकिन नौकरी गंवाने या जेल जाने का चांस नहीं ले सकता था। मैंने कहा कि मुझसे कानूनी जुर्म तो कोई नहीं हुआ, लेकिन एक गैर इखलाकी हरकत सरजद हो गई। साथ एक लड़की थी। हम वैन को एक रेंज में ले गए, फार्म हाउस में। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन बड़े गलत वक्त पर न जाने कहाँ से रेंज की एक बुढ़िया आटप की और सायरन की तरह बजने लगी। इसे मैंने बहुत समझाया कि नेक बख्ते जा, क्यों रोला पा के रंग में भंग डालती है। वो जवानी में रंग और भंग से न जाने कितनों की आग पर संवारी होगी, वो ना मानी। मजबूरन मैंने फ़रार अख्तियार किया। यानी हमने बुढ़िया इस वक्त अंदर गई थी पुलिस को फ़ोन करने। मेरी बात ने नैगरों को मुतासर किया। इसे मुझसे कुछ हमदर्दी हो गई थी। कहने लगा, तुमने इस बुढ़िया को कत्ल तो नहीं किया? मैंने कहा कि अब वो लड़की ऐसी भी नहीं थी कि इसके लिए मैं ख़ून करता। अब सबूत गवाह तो कोई है नहीं, और ना जुर्म इतना संगीन कि स्कॉटलैंड यार्ड वाले या मेरे पीछे लग जाएं। देखा जाए तो ये कोई जुर्म था ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी परेशानी से बचना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं, नेगरू पर मेरे सफ़ेद झूठ का असर सच से ज़्यादा हुआ। इसने हिसाब लगा के बताया कि 500 पाउंड में वो अपना ज़मीन बेचने के लिए तैयार है। इसमें से 50 पाउंड तो वैन की सर्विस के होंगे। इस फार्म के हाउस की धूल तक नहीं होगी। टायरों पर तो स्कॉटलैंड यार्ड वाले भी कुछ साबित नहीं कर सकते। मैंने 400 पाउंड में सौदा कर लिया। इसने मुझे रजिस्टर दिखाया। इसमें आखिरी अंदाज गुज़श्ता रोज़ शाम 6 बजे का था, जब एक कार ली गई थी। 8 बजे बुढ़ा चला गया था और नाइट क्लर्क ड्यूटी पर आ गया था। इसे रूसी रिश से सख्त शिकायत थी कि वह सख्त मुतअस्सिब और काले लोगों का माशी एहतसाल करता है। ड्यूटी का टाइम दिखाता है रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। 12 घंटे ड्यूटी लेकर 6 घंटे का मुआवजा अदा करता है। चुनांचे इसका ये 400 पाउंड लेना बिल्कुल जायज़ है। इसने 8:15 पर वैन की वापसी दिखा दी। यानी वारदात के वक्त 6-7 घंटे कबल तो वैन एजेंसी पर मौजूद थी। इसने वैन की सर्विस भी कर ली होगी। इसे सारे दाग धब्बे भी मिट गए होंगे और फिंगरप्रिंट भी। अब अगर बफर्ज महाल पुलिस वहां पहुंच जाए तो नेगरों को अपनी बात पर कायम रहना पड़ेगा कि वैन 8:15 बजे वापस कर दी गई थी, और ये होगा अभी शेड्यूल के ऐन मुताबिक। हमने फिल्म यूनिट को एयरपोर्ट पर सही ऑफ किया और वापसी में वैन लौटा दी। मैंने कहा, वेरी गुड। डकैती की खबर पर जिम्मी का क्या अदरदमल? हंस के कहा, इसको हार्ट अटैक हो गया था, पागलपन का दौरा पड़ गया था। इसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? मैं इसके साथ ही हॉस्पिटल पहुंचा था और फिर रात भर वहीं लेटा रहा। मैंने कहका लगाया, इसे कैसे शक हो सकता है? मगर एक नर्स शक में पड़ गई थी। मुझे इंजेक्शन लगाने आई थी, उल्लू की पट्टी। मैंने कहा, वो खुद कुछ ज़हनी तौर पर अपसेट थी। आजकल कौन है जो अपने मसाइल की वजह से परेशान नहीं? वो समझी कि धोखा इसकी नज़र का था, वरना किस बेड का मरीज़ कैसे बदल सकता है। उल्टा इसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इसका जिक्र किसी से ना करूं, वरना हॉस्पिटल वाले इसकी दिमागी हालत पर शक करेंगे। मरीज़ों को संभालना तो बड़ी जहनी मुस्तैदी का काम है। सवाल यह है कि होश में आने के बाद जिम्मी क्या करेगा? जिम्मी रिपोर्ट लिखवाएगा लॉर्ड प्राइस के ख़िलाफ़, ये तय है। इसे पहले भी शक था और बाकी कसर मैंने पूरी कर दी थी। मैंने जिम्मी के दिमाग में ये बिठा दिया था कि लॉर्ड प्राइस के सिवा ये किसी की प्लानिंग नहीं हो सकती। इसने माल भी वसूल कर लिया और मुआवजा भी वापस ले लिया, लेकिन पुलिस ये साबित नहीं कर सकती। मैंने कहा, हाँ, सिर्फ शक है तो बस सिर्फ बात बनती नहीं, क्यों ना हम सबूत के लिए कुछ करें? आकिल ने कहा, मसलन ये कि जो नवाजात गायब हुए हैं, अगर इनमें से कुछ लॉर्ड प्राइस के किसी ठिकाने से मिल जाएं, तुम्हारा मतलब है इसके महल से बरामद हों? नामुमकिन। ऑफ कोर्स ये नामुमकिन है। महल पर हिफाजती अमलन बहुत बड़ा और चौकस है, लेकिन लॉर्ड की प्रॉपर्टी इसके अलावा भी होगी। इसका कोई गोदाम या बिजनेस की जगह, कोई ऑफिस अगर है तो मुझे मालूम नहीं, वो मैं मालूम कर लूँगा। अभी लॉर्ड उल्टा जिम्मी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के चक्कर में होगा। दोनों एक दूसरे को मुल्ज़िम बना सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। मैंने कहा, तो हम ये करते हैं कि एक पर बार इल्ज़ाम मुंतकिल कर देते हैं।
सोच ये कि 3 लाख पाउंड के नोट पुराने हैं, नए और सीरियल नंबर वाले होते तो वो भी इसके ऑफिस से बरामद करा देते। ये काम बहुत ख़तरनाक है बरखुरदार। बुजुर्गवार वो काम ही क्या जो ख़तरनाक ना हो, बच्चों का खेल हो गया वो तो। अकील बोला जो प्लान मेरे जहन में है इस पर अमल दरामद के लिए आज का दिन सब मौजू है। आज लॉर्ड का जहन दूसरी तरफ होगा और इससे पुलिस की दो तरफा तफ्तीश से भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जो भी करो सोच समझ के करना। मैं अगले 2-3 दिन में अपने आप को इन तमाम चक्रों से अलग करना चाहता हूँ ताकि वापसी की सूरत बने। पाकिस्तान में लौटने का इंतज़ार करने वालों को पैमाना सब्र भी लबरेज हो चुका था। फौरी तौर पर तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने तफ्तीश में ताउन न किया तो कहा जाएगा तुम भाग गए हो, लेकिन मैं यहाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं रुक सकता। ये मैंने पुलिस को भी क्लियर कर दिया था कि मैं पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, ये मेरा आखिरी दौरा है। तुम्हारा मतलब है शाह आलम आखिरी बार लंदन आया था, मुझे इसको दुनिया से जल्द अज जल्द रुखसत करना होगा। आकिल वो बहुत से कानूनी मसाइल में उलझ गया है, लेकिन इससे बड़ा मसला बन रही है इसकी बीवी। तुम्हारा मतलब है रोशनी। मैंने कहा हाँ, इस औरत के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। इसने मुझसे मुतालबा किया कि मैं सचमुच इससे शादी कर लूँ, वरना क्या। ये उसने कुछ वाज़ह किया है कि कुछ वाज़ह नहीं किया। ऐसा लगता है कि वो छुप छुप के हमारी बातें सुनती रही। हमने तो इसे कुछ भी नहीं बताया, मगर इसने कुछ अंदाज़े कायम किए हैं। किस बारे में? शाह आलम के बारे में, इसके कारोबार के बारे में, शाह आलम की दूसरी ज़िंदगी और दोहरे किरदार के बारे में वो कैसे जान सकती है? आकिल ने यह बात की। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात होगी। हाँ, गुज़श्ता रात भी हम समझ रहे थे कि वो सो रही है, मगर इसे सब मालूम है कि एनी पहले मेरे साथ गई, इसको ले गया था, फिर वो अकेली वापस आई थी और दोबारा तुम्हारे साथ निकली। इसे कैसे अंदाज़ा हुआ कि पहली बार एनी तुम्हारे साथ गई थी? तुम तो हॉस्पिटल में लेटे हुए थे। मैंने कहा तुम्हें अपनी जगह छोड़ के मैं वापस घर आया तो एनी मेरी मुंतज़र थी और बार बार दरवाजे तक आके देख रही थी। ज़ाहिर है मैं घंटी बजा के इसे नहीं बुला सकता था और आवाज़ भी नहीं दे सकता था। एनी की बेकरारी को रोशनी ने महसूस किया होगा। देखना चाहती होगी कि हर रोज़ की तरह आराम से सोने की बजाय वो टहल क्यों रही है और बार बार दरवाजे तक क्यों जाती है। आखिरी बार जब वो दरवाजे पर आई तो इसने मुझे गाड़ी में देख लिया और मेरे साथ बैठ गई। ऐसा लगता है कि रोशनी ने किसी खिड़की का पर्दा हटा के झांका होगा देखने के लिए कि एनी बाहर क्यों निकली है। देखो ना, रात के 2 बजे एक जवान पाकिस्तानी लड़की जिसे लंदन आए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए और जो लंदन के रास्तों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं, सही अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती, वो अकेली कहाँ जा सकती है? ये शक वाली बात तो थी ना। इसके अलावा रोशनी को हम सब के रवैये से गिला था कि हम इसे जूती की नोक पर नहीं रखते, इतनी अहमियत भी नहीं देते जितनी घर में मुलाजमा की होती है। मुँह उठा के जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं, पता नहीं क्या करते फिरते हैं, इसे कुछ मालूम नहीं होता। एनी से इसको कुछ हसद और जलन यूँ भी थी कि एनी मुझे अपना बड़ा भाई समझती है और इस पर माशाल्लाह उतराती भी बहुत है। अब ये सख्त नागवार गुजरता है कि एनी भी इसे लिफ्ट नहीं कराती, हालांकि दुनिया के सामने वो बड़ी भाभी है। यही सब असबाब थे जिनकी बिना पर रोशनी ने एनी पर नज़र रखी और जब इसने देखा कि रात 2 बजे के बाद इसे ले जाने वाला खुद मैं हूँ तो जाहिर है हमारी फरेबकारी पर इसका सदमे और गुस्से से बुरा हाल हो गया। इसके बाद रोशनी चौकन्ना हो गई। इसने एनी को वापसी के इंतज़ार में हर आने जाने वाली गाड़ी पर नज़र रखी होगी और ये देख लिया होगा कि रात में इसे ड्रॉप करके वापस चला गया। 2 से 4 बजे तक वो कहाँ रही? मेरे साथ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। फिर तुम पहुँचे और एनी तुम्हारे साथ गई तो 6 बजे लौटी। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरा ख्याल है रोशनी ये समझ गई है कि डकैती वाली बात झूठी थी। अगर वाकई मुझ पर कातिलाना हमला करने वाले मुझसे 3 लाख पाउंड लेकर छीन कर गए हैं तो मैं रात के 2 बजे एनी के साथ क्या करता फिर रहा था? मुझे तो इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। आकिल परेशान हो गया। इसका मतलब वह सब समझ गई होगी। मामूली अकल के दवा और 2-4 साबित हो जाते हैं। वो उसको सोच सकती है कि हॉस्पिटल से एक मरीज़ कैसे निकल सकता है इसी सूरत में कि इसकी जगह कोई और लेट जाए, और ये कारनामा तुम सरंजाम दे सकते थे। इसने पहले मुझे देखा और इस वक्त तुम साथ नहीं थे। वो फ़र्ज़ कर सकती है कि तुम हॉस्पिटल में मेरी जगह लेटे हुए थे। मैं दोबारा एनी को छोड़ने आया और वापस जाकर अपने बेड पर लेटा तो तुम निकल आए। हॉस्पिटल में रात भर मेरी मौजूदगी साबित हो गई, लेकिन इस नर्स के अलावा जो खुद मेरी बीवी अगर मेरे खिलाफ एक गवाह बन जाए तो क्या मेरा गर्क नहीं हो सकता? सिर्फ आपका क्यों, हम सबका हो सकता है। मैंने कहा अब दूसरे जाविये से देखो। रोशनी ने रबनवाज को देखा था। रबनवाज एक मकसद के तहत शाह आलम के घर पहुंचा था। वहां बैठ के इसने शाह आलम से जो कारोबारी गुफ्तगू की, इसमें रोशनी शरीक नहीं थी। वो किचन में थी और खाते तवाज़ा का इंतज़ाम कर रही थी। इसने पकौड़े तले थे और हलवा बनाया था। 2-4 मरतबा आई गई तो इसकी बेनियाजी से यही लगता था कि इसे हमारी गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके कान हमारी आवाज़ पर लगे हुए थे। वो सामने आए बगैर सब सुन रही थी। इसने मेरे सियासी किरदार के साथ मेरे कारोबार की नौयत को भी अच्छी तरह समझ लिया था। इसे मेरे और जिम्मी के कारोबारी मरासम का भी अंदाज़ा हो गया था। इन हालात में क्या वो इन दोनों वारदातों में ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकती? इसने भी अभी तक कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2 टोक बात करे तो कह सकती है कि जनाब बस करें, मुझे आपके सारे ड्रामे का पता है। जिस रात नवादरा चोरी हुए थे आप हॉस्पिटल से फ़रार हुए थे और एनी को अपने साथ लेकर कहीं गए थे। फिर आप इसे वापस छोड़ने आए और आखिर इसे कहीं ले गया। क्या करते रहे आप लोग रात भर? आकिल सोच में पड़ गया। फिर क्या सोचा है तुमने? अभी सोच रहा हूँ। सुबह तो इससे ज़्यादा नहीं कहा। शायद वो सदमे से मगलूब थी, मगर इससे गुस्सा भी था। उसने सोचा होगा कि आराम से बात करेगी, मगर इस वक्त वो ज़ब्त ना कर सकी और थोड़ा बहुत बोल गई। अब इससे पहले कि वो ज़्यादा बोले और मुझे बल्कि सबको ब्लैकमेल करने पर उतर आए। ब्लैकमेलर सिर्फ पैसा मांगता है। मैंने कहा अमूमन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हो सकता है रोशनी मुझे सिर्फ जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करे। ये तो इसने कह दिया कि इसे 60,000 पाउंड नहीं चाहिए।
फिर कितने चाहिए? 3 लाख के आधे? आखिर है ना ड्रामेबाज औरत। मैंने कहा ऐसी उजलत में तुम गलत फ़ैसला भी कर सकते हो। फ़र्ज़ करो एक सब मकसद वही हो जो उसने कहा मुझसे शादी करना। आकिल हंस पड़ा। तुम ऐसा करो, ये सारी सूरत हाल रखो चंदा और शबनम के सामने और फिर इनकी सलाह पर अमल करो। इनसे कहना कि भाई तुम दोनों तो मेरिट पर वाक़या मुस्तहिक थी और ये फ़ैसला करना भी मुश्किल था कि नंबर 1 कौन है। इन 3 नंबर धौंस से ऊपर आना चाहती है, जैसे इंतखाबात में गलत उम्मीदवार कामयाब होता है। बहुत शुक्रिया इस मुफीद मशवरे का। मैंने सोचा कि इलाज बिलमसल करूँ, यानी जैसे को तैसा। इसने मेरे एतमाद की कीमत वसूल करके एतमाद का खून किया है। मैं इसका एतमाद हासिल करके हिसाब बराबर कर देता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं कि आखिर तुम क्या करोगे। इससे पहले कि वो मुझसे ब्लैकमेलर के लहजे में बात करे, मैं खुद उससे कहूँगा कि अब हमें वाकई शादी कर लेनी चाहिए। मैं इसे यकीन दिलाऊंगा कि इतना अरसा मैं इसे आजमा रहा था। 60,000 पाउंड वापस करने की बात से मैं सख्त मुतासिर हुआ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इससे बढ़कर काबिल एतमाद शरीक हयात मुझे नहीं मिल सकती। मुझे इसको बातों से शीशे में उतारना होगा और ऐसी बातों के तुम माहिर हो। थैंक्स। PhD तुम भी कर चुके थे। यानी से मिलने से पहले मैं चाहता हूँ रोशनी के सचमुच का ख़तरा बनने से पहले इसका सद्देबाब कर दिया जाए, यानी इससे वाकई शादी कर ली जाए। शादी करना और शादी की बात करना दो अलग अलग है मामलात हैं। पहले बात होगी, फिर शादी की तैयारी। शादी इस्लामी तरीके से पाकिस्तान में होगी, चंदा की और शबनम की गवाही के साथ। औरत को गवाही आधी होती है। मैंने कहा चलो नीलम और कमर को भी शामिल कर लेंगे, बारात भी इन्हीं पर मुश्तमिल होगी। मैंने कहा मेरा मकसद होकर लंदन की किसी कोर्ट में शादी के रजिस्ट्रेशन से बचना। चुनाचे इसके सामने मैं एक शर्त रखूँगा कि वो बोल ना सके और अगर इसने शर्त मानने से इनकार कर दिया फिर वो मानेगी। मैंने पूरे यकीन के साथ कहा। बारगेनिंग करने की पोजीशन में वो है। आकिल बोला। मैंने कहा नहीं, ये ठीक है कि इसने बड़ी होशियारी से ख़ुद को बारगेन करने की पोजीशन में कर लिया है, लेकिन वो सब कुछ पाने की उम्मीद में सब गवा देने का खौफ भी रखती है। सारे ट्रम्प कार्ड अपने हाथ में हों फिर भी आधी बाजी हार जाता है। क्या तुम इससे कह सकते हो कि अच्छा जाओ पुलिस को बता दो कि इस रात क्या हुआ था? हाँ, अगर वो सारी शराइत अपनी मनवाना चाहे तो मैं ये जुआ भी खेल सकता, क्योंकि मुझे मालूम है वो ऐसा नहीं करेगी। अगर मैंने बाजी हार दी तो इसे क्या मिलेगा? इसके अलावा मैंने ये महसूस किया कि इसका सबसे वीक पॉइंट है इसका जज्बाती रद्द-ए-अमल। तुम शायद इसे मेरी खुशफहमी समझो, लेकिन वो मोहब्बत करने लगी है मुझसे। मैंने कहा ये बहुत पहले समझ लिया था और देख लिया था मैंने। अच्छा, कहाँ देख लिया था? इसकी आंखों में। इसके तुम्हारे लिए वारफर्दगी में रोशनी वो औरत है जो हसीन है लेकिन बदकिस्मती से ज़हीन भी है। अब तक वो ख्वाबों के पीछे भागती रही है, मोहब्बत के नाम पर फरेब खाती रही है। इसे तुम्हारे जैसे किसी भी मर्द की ज़िंदगी में यूँ चोरों दरवाजे से सही दाखिल होने का मौका मिले तो वो गंवाएगी नहीं। और मेरा ख्याल है कि तुम इसकी मोहब्बत पर एतमाद कर सकते हो, फिर इसी एतमाद के सहारे इसे अपना बनाने का धोखा देकर गायब हो सकते हो नासिर अजीम बन के। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। मैं हर औरत से तो शादी के अहद व पैमान नहीं निभा सकता ना, ख्वाह वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। मैं तो अभी ये तय कर लिया था कि कभी ऐसा नागुज़िर वक्त आया जब मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा तो मैं क्या करूँगा। कमर अक्सर कहती है, ये ऐनी भी पूछती है, मगर मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ कि यार अभी तो मैंने सोचा नहीं, ये सोचना शुरू भी नहीं किया कि मुझे शादी करनी है, तो कब फिर ये क्यों सोचूं कि मेरा इंतखाब चंदा होगी या शबनम। क्या मुझे कोई और नहीं मिल सकती? वो हंसा। मिल तो गई है रोशनी। यार ये बिल्कुल ठीक है कि चंदा इसे अच्छी लड़की कोई नहीं थी। फिर एक वक्त आया जब इसकी फितरत के मनफी पहलू सामने आए और मुझे शबनम अच्छी लगने लगी। इसकी खामियां कुछ और हैं, लेकिन खामियां तो मेरी ज़ात में इनसे ज़्यादा हैं। लाइफ में सेटल हो जाने के बाद सोचूंगा कि तमाम ज़िंदगी का साथी किसे बनाना चाहिए। अभी तक मैंने किसी से कमेंट नहीं किया, किसी से कोई ऐसी बात ही नहीं की जिसकी बुनियाद पर कोई दावेदार बने। तुम इस मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते जिसमें आदमी बकायमी अक्ल होश से समझता है कि इस औरत के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, और ये शरीक ज़िंदगी हो तो फिर जीने का मज़ा है, वरना कुछ नहीं। ऐसी मोहब्बत के बारे में मेरा नज़रिया यकीनी नहीं। एक ज़माना था कि मैं और चंदा ज़हनी तौर पर इस हकीकत को कबूल कर चुके थे कि अब हमें बाकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। कर्नल खान मरहूम ने भी गालिबन इसको कबूल कर लिया था, मगर फिर एक हादसे ने इस हकीकत को मफरूज़ा बना दिया। जैसे अलजबरे के सवाल में किसी एक स्टैम्प पर जमा तफरीक की मामूली सी गलती से सवाल गलत होता चला जाता है और आखिर में पता चलता है कि जवाब गलत है, तो बड़ा शौक़ लगता है कि ये कैसे हुआ। मैं और चंदा इतनी दूर हो गए थे कि फिर करीब आने की कोई सूरत नहीं रही थी, मगर वक्त की एक चाल ने सब बदल दिया। मैं भी शबनम के बहुत करीब हो गया था और ख़ासा मुतमईन था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। वह तुम फैसला नहीं कर पाते कि इनमें से अच्छा कौन है। अच्छा किस लिहाज से यार? तुम बता सकते हो कि तुम्हें चाँद अच्छा लगता है या सूरज? दिन अच्छा लगता है कि रात पसंद है? मैंने चिड़ के कहा दरख्तों का सरसब्ज़ रंग पसंद है या आसमान की नीलाहट? ये कंपैरिजन है या गलत और नामुमकिन? ओके, फिर वक्त आएगा तो तुम टास्क कर लेना ब्रदर। आके लुट खड़ा हुआ। मैं अब चल के देखता हूँ घर को। मैंने कहा मैं जाऊँगा जिम्मी की तरफ और शायद पुलिस स्टेशन पहले मेरे रास्ते में आ गया। वहाँ एक ड्यूटी ऑफिसर जैसे मेरे लिए एक दुकान खोले बैठा था। वेलकम मिस्टर शाह आलमीन। मैंने कहा सही नाम है शाह आलम। ओके शाह आलम, मुझे अफसोस है कि अभी तक मुजरिमों का सुराग नहीं मिला, लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि तुमने पुलिस की तफ्तीश में ताउन नहीं किया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। वो कुछ हैरान हुआ। क्या तुमने नहीं कहा था कि आज तुम्हारी सास मर गई है इसलिए तुम दस्तयाब नहीं हो सकते? मैंने कहा ये तो कहा था, खैर अब मैं आ गया हूँ। इसने सर हिलाया। मैं तुम्हें कुछ मुजरिमों के फ़ोटो दिखाता हूँ, इनमें से जिस पर तुम्हें ज़रा भी शक हो इसका नंबर नोट कर लो। मैंने कहा मैं किसको शनाख्त नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इनकी सूरत देखी ही नहीं थी। इन्होंने पहले मिस्टर और मिस्टर जेम्स को हिट किया
फिर तुम्हारी तरफ आए। तुम्हें काफ़ी वक्त मिला था। मैंने कहा लेकिन मैं टायर बदल रहा था जो फ्लैट हो गया था, याद कर दिया गया था। मेरी सारी तवज्जो जैक लगाने के बाद नेट बोल्ट खोलने पर थी। इसने मुझ पर पीछे से वार किया था। तुमने इन मियाँ बीवी की चीख भी नहीं सुनी थी। मेरा ख्याल है इन्होंने कोई चीख नहीं मारी थी, मारी होती तो मैं ज़रूर सुनता। वो बोला फिर भी ये एल्बम देख लो। बाज़ औक़ात नॉकआउट होने वाला हवास खोने से पहले हमला आवर का चेहरा देख लेता है, मगर यही समझता है कि इसने कुछ नहीं देखा था। शायद तस्वीर देखकर तुम्हारे लाशौर में मैंने एल्बम को हाथ नहीं लगाया। व्हाट नॉनसेंस, इसमें लाशौर कहाँ से आ गया? क्या जिमी और इसकी बीवी जोली ने एल्बम देखी है? जोली ने देखी है और इसने 4 तस्वीरों पर शक जाहिर किया है। वो बोला जिमी अभी तक 100% फिट नहीं है। कम अज़ कम डॉक्टर ऐसा ही समझते हैं कि हालांकि वो डॉक्टरों को और वालों को पहचान के एक से एक गाली दे रहा था। मैंने कहा जोली ने किन पर शक जाहिर किया है? इसने इन्हें बहुत करीब से और वाज़ह देखा था। यस, मगर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो चारों कौन हैं। कल हम तुम्हें जाए वारदात पर ले जाएंगे, वो सीन दोहराएंगे, बशर्त ये कि डॉक्टर्स ने कल जिमी को हॉस्पिटल से जाने की इजाज़त दे दी। वो कल तक रुकने वाला नहीं है, मैं जानता हूँ इसे। हम इस गाड़ी में जाएंगे, इसी रास्ते पर एक गाड़ी तुम्हारा पीछा करेगी जिसमें पुलिस वाले डाकू बन के सवार होंगे। हम देखेंगे कि सारा वाक़या वहाँ किस तरह पेश आया। हाईवे या क्या वो नोट मार्क नहीं थे? मैंने कहा नहीं, और वो नए सीरियल नंबर वाले थे। इसने अफसोस से सर हिलाया। मैं बिल्कुल यही समझने से कासिर हूँ कि तुम जैसा माकूल आदमी सिक्योरिटी कंपनी की खिदमत हासिल किए बगैर या पूरी रकम की इंश्योरेंस हासिल किए बगैर 3 लाख पाउंड लेकर रवाना होने की गलती कैसे कर सकता है? मैंने कहा ये क्या मुझे पहले बेवकूफ़ किसी ने नहीं कहा कि लंदन में होने वाली पहली डकैती है? वो बोला मेरा यह मतलब हरगिज़ नहीं था, लेकिन यह गलती थी। मैंने कहा इससे मैंने कब इनकार किया है? मुझे ये बताओ कि इस दूसरे केस का क्या हुआ? वो बोला इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो दूसरे इलाके की वारदात थी और इसकी तफ्तीश कोई और कर रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि कल तक दोनों की तफ्तीश किसी तीसरे सीनियर सुराग रसां के सुपुर्द कर दी जाए। हॉस्पिटल में मुलाकात का वक्त था, चुनाचे मुझे बराह रास्त जिमी तक पहुँचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। जोली वहाँ नहीं थी, इसे डॉक्टर्स ने रिलीज़ कर दिया था। वो अपने कारोबारी मामलात को संभालने चली गई थी। जिमी के पास 2 अफराद सीधे खड़े और इसकी डांट डपट सुन रहे थे। वो इसके मैनेजर्स थे। मैं एक सोफे पर बैठ गया। वो काबिल तस्वीरों वाले एक रिसाले की वर्क गर्दानी करने लगा, लेकिन जिमी ने इन दोनों को 1 मिनट में फारिग कर दिया। शाह आलम, आखिर इस दुनिया का क्या होगा? मैंने कहा क्या होना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? वो बोला इसे तबाह हो जाना चाहिए, क़यामत आ जानी चाहिए। गज़ब खुदा का, अब तक शरीफ लोग एक दूसरे पर एतबार नहीं करते थे और कारोबार में बेईमानी कर जाते थे। अब बदमाशों का भी कोई असूल ईमान नहीं रहा। मैंने कहा वाकई ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। तुम देखो लॉर्ड प्राइस को, इसने कैसे फ़र्ज़ कर लिया था कि शक इसकी तरफ नहीं जाएगा, बेवकूफ़ का बच्चा। मैंने कहा क्या तुमने इसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा दी है? हाँ, अब पुलिस दिन में यहाँ आई तो मैंने अपना बयान लिखवाया था। मैंने कहा कि वो लॉर्ड प्राइस की कोई ख़ानदानी आदमी नहीं, एक घटिया चोर है। मैंने तो ये भी कह दिया कि आर्नल्ड मैकेनिज़ी को इसके सिवा कोई कत्ल नहीं कर सकता। क्या ये साबित होगा कि आर्नल्ड ने खुदकुशी नहीं की थी? हाँ, इसे मारने के बाद फांसी पर लटकाया गया था। पहले इसे गला घोंट के हलाक किया गया था। तुम्हारे 3 लाख पाउंड इसने छीने, फिर इसने रात को सारे नवाज़ात उठवा लिए जब हम यहाँ हॉस्पिटल में करीबुल मर्ग थे। मैंने हंस के कहा क्या तुम इस वक्त भी करीबुल मर्ग हो? वो जोश से बोला अभी मुझे एक नई बात मालूम हुई है। रात को जिन 2 अफराद ने चौकीदारों को नॉकआउट किया था, इनमें से एक ने कहा था कि वो लॉर्ड प्राइस का मुलाजिम है और ये नवाज़ात इसके महल ले जाने हैं। किससे कहा था? कुछ लड़के थे जो फुटबॉल मैच की जीत मना रहे थे। ईद को जितने पैसे मिले थे इन्होंने पीने पिलाने में उड़ा दिए। पता नहीं कौन लोग नाबालिग लड़कों को शराब देते हैं। मेरे बार में कोई आ जाए तो मैं सिर्फ उम्र का सबूत ही नहीं मांगता, कम उम्र हो तो खुद इसकी फेंटी लगाता हूँ। खैर वो लड़के वहाँ से गुजरे तो इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। इनसे कहा कि वो सामान उतारने में इनकी मदद करें तो इन्हें 50-50 पाउंड देगा। ये तो बहुत रकम है। हाँ, इसने टीम के कप्तान से बात की और ये था कि वो कौन है और इनसे क्या काम लेना चाहता है। पुलिस ने इन्हें भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। 8 लड़कों की मदद से सारा सामान 1 घंटे में उतार लिया गया। इन लड़कों ने बता दिया गया सामान क्या था और कैसे ले जाया गया। मेरा मतलब है ट्रक भी होगा। ये बड़ी अजीब बात है। मेरा ख्याल है कि लड़के नशे में थे और रात का वक्त था। इन्होंने वैन का नंबर तो नहीं देखा, मगर ये ज़रूर बताया था कि इस पर लाल नीली पीली धारियाँ थी। ऐसी कोई वैन पुलिस ने कभी शहर में नहीं देखी थी। चुनांचे ख्याल यही है कि किसी ने वैन को पेंट किया था और अब इसे दोबारा असली हालत में लाया जाएगा। पुलिस वैन तलाश करेगी, किराए पर हासिल की जाने वाली हर वैन को देखेगी जो इस दिन हायर की गई होगी। जाहिर है या 1 दिन पहले वैन के रंग की तस्दीक और लोगों ने भी की। पुलिस को यकीन है कि वो वैन मिल जाएगी। मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी की बात है जिमी? अगर कोई गाड़ी या वैन किराए पर ले तो पहले सफ़ेद रंग, फिर नीली पीली धारियाँ डाले, फिर दोबारा सफ़ेद रंग करे। वापस करने से पहले कंपनी में क्या अंधे बैठे होंगे? वो कहेंगे कि ये क्या है। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। यहाँ एक सीनियर सुराग रसां था, इसका भी कुछ ऐसा ही ख्याल था कि गाड़ी किराए की नहीं हो सकती। मैंने कहा जिम्मी, फ़र्ज़ करो नवाज़रत इस खबीस लॉर्ड प्राइस ने चोरी किए हों तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इन्हें कहाँ छुपा के रखेगा और कब तक। तुम तो बिल्कुल इस सीनियर सुराग रसां के जहन की सोच बात कर रहे हो। इसने भी ऐसा ही कहा था। जिम्मी कुछ हैरान हुआ। मेरा ख्याल है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा ही खुद एतमादी का शिकार है। ये समझता है कि पुलिस का शक इसकी तरफ नहीं जा सकता। इस हरामज़ादा ने एक रिपोर्ट मेरे खिलाफ़ लिखवा दी है। बिल्कुल वही इल्ज़ामात जो मैंने इस पर आयद किए थे, इसने मुझ पर आयद कर दिए हैं। ये भी उसकी एक चाल है। वो समझता है कि ऐसे वो महफूज हो जाएगा।
चोर पकड़े जाने से पहले दूसरे की तरफ उंगली उठा के कहने लगे, ये चोर है तो क्या कानून को धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। अपने लाड और ख़ानदानी होने का इल्ज़ाम था। अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। जिम्मी ने रिसीवर उठा लिया। जिम्मी हेयर, हाँ बोलो। जोली, क्या ये सच है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अच्छा, कब, कहाँ से? वेरी गुड, वेरी गुड। अब पता चलेगा इस सुअर के बच्चे को। वो जोश में चलाने लगा था। इसकी जोली से गुफ्तगू 10 मिनट जारी रही। जब इसने रिसीवर रख दिया तो मैंने पूछा, तुम बहुत खुश नज़र आने लगे हो, अचानक ऐसी क्या बात थी? वो कहका मार के बोला, तुम भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। वो ख़ानदानी लाड गिरफ्तार हो गया। क्या नवादरात बरामद हो गए? नहीं, इसके एक मुलाजिम के ज़मीर ने इसे मुरवा दिया था। इसने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि वो इतराफ़ जुर्म करना चाहता है। इसने कहा कि आर्नल्ड मैक्सी को इसने लाड के हुक्म पर काफ़ी में कोई दवा दी थी जिससे वक्ती तौर पर वो मफलूज हो गया था। फिर लाड ने इसका गला घोंट दिया। जब वो मर गया तो इसने 2 मुलाजमिन को बुला के कहा कि इन्हें बहुत माकूल इनाम मिलेगा अगर वो इस ब्लैक मेलर कुत्ते की लाश कहीं फेंक आएँ। इसने इन्हें 1-1 हज़ार पाउंड नकद देकर कहा कि बाकी 4-4 हज़ार पाउंड इस वक्त मिलेंगे जब लाश को कामयाबी से ठिकाने लगा दिया जाएगा। पहले लाश को अपने बाग के आखिरी कोने में दफना देना चाहता था, मगर फिर इसकी जेब से ऑफिस के पते वाला कार्ड मिला तो चाबियों का एक गुच्छा। तो लाड ने कहा कि इसे ऑफिस ले जाओ और इस रस्सी से पंखे के साथ लटका दो। ऐसे ये खुदकुशी नजर आए। मुलाजिम इस रात के वक्त इसकी गाड़ी में डालकर ले गए थे और लाड की हिदायत के मुताबिक उसे लटकाए। लेकिन इसका इल्म कैसे हुआ पुलिस को? बता रहा हूँ ना, इस मुलाजिम ने इनाम ले लिया, मगर बाद में इसके ज़मीर ने इसे परेशान किया। वो कोई पेशावर कातिल तो नहीं था, लाड का ख़ानदानी मुलाजिम था। लाड ने सोचा होगा कि वो कैसे नमक हरामी कर सकता है। इसे जो कहा जाएगा ख़ानदानी गुलामों की तरह करेगा, मगर एक तो कत्ल का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। अब ऐसा ख़ानदानी मुलाजिम भी कहाँ है जो आका के हुक्म पर जान ले लें या जान दे दें। लाड ने क्यों कत्ल किया आर्नल्ड को, आखिर ये भी मालूम हो जाएगा। इस लाड को इलेक्ट्रिक चेयर पर रोस्ट किया जाएगा जिस दिन वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। क्या समझा था? 3 लाख पाउंड नकद और 6 लाख पाउंड का माल सब हजम कर लेगा अकेले ही। अब पुलिस एक पिंस अगलवा लेगी, एक चीज़ बरामद कर लेगी। तुम ठहरो थोड़ी देर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी जोली से, वो आ रही है मेरी गाड़ी लेकर। तुम देखना अब इस लाड का क्या अंजाम होता है। 20 साल की जेल तो कहीं नहीं गई। आदमी की शामत आती है तो ना तो ऐसे ही होता है, जिन पर भरोसा हो वो ही मरवा देते हैं। अब ये मुलाजिम हो जाएगा वादा माफ़ गवाह। और ऐसे भी कत्ल इसने नहीं किया था। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जुर्म है काफ़ी में दवा मिलाने का या लाश ठिकाने लगाने का, मगर वो लाड के हुक्म की तामील कर रहा था और मजबूर था वो साफ बच जाएगा। अभी तक पुलिस ने तुम्हारा बयान नहीं लिया, न तुमने मुजरिमों की शिनाख्त की है। जोली ये सब कर चुकी है, मुझे इसका बयान दोहराना है और इन्हीं को पहचानना है। फ़र्क नहीं होना चाहिए हमारे बयान में। वापसी और मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं उठ खड़ा हुआ, फिर मुझे माफ़ रखो, मैं अभी वहीं से आया हूँ, दोबारा वहीं जाकर क्या करूँगा। लॉर्ड प्राइस की गिरफ्तारी की खबर मेरे लिए बहुत खुश आइंद थी, लेकिन अब नवादरात की चोरी के मामले में इसके खिलाफ कोई सबूत फराहम करने की साजिश गैर ज़रूरी हो गई थी। इससे अपने जुर्म की करारदाद वाकई सज़ा होनी यकीनी थी और इसका जिम्मी के कहने के मुताबिक इलेक्ट्रिक चेयर पर रोस्ट होना तो खैर महाल था, मगर इसे उम्र कैद होने के इम्कानात बहुत रोशन थे। आकिल ने कहा था वो कुछ नवादरात लॉर्ड प्राइस के किसी ऑफिस में छुपा देगा। अब यह कदम उठाना ख़तरनाक भी हो गया था। मैं इसे मना करना चाहता था कि वो ऐसी बेवकूफ़ी ना करे, लेकिन वो मेरे घर में एनी के साथ ही नहीं था और एनी का ख्याल था कि अपने फ्लैट में होगा, मगर वहाँ भी इसके फ़ोन की घंटी बजती रही। रिसीवर किसी ने नहीं उठाया था। हमारे 3 लाख पाउंड जवाब ढाई जो अब 2.5 से भी कम रह गए थे और सारे नवादरात एक किराए के मकान में महफूज पड़े थे। अब मुझे अपनी मालिक मकान की तरफ से फ़िक्र लाहक हो रही थी। वैसे तो वो सबसे अलग थलग खामोश ज़िंदगी गुजारने वाली खातून थी, मगर यह हो सकता है कि मकामी खबरों में डकैती की वारदात का दूसरे से ताल्लुक़ साबित होने पर वो सोचने लगे कि आखिर ये मेरे पुरस्कार किराएदार कौन हैं जो आधी रात के बाद सामान लाए थे और सामान रख के गए तो लौट के नहीं आए। कहीं इन्होंने मेरे घर को चोरी के माल का गोदाम तो नहीं बना लिया। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि लाल नीली पीली धार यूँ वाली किसी भी वैन का जिक्र सुन के वो किसी से पूछ बैठे कि ऐसी कोई वैन यहाँ तो नहीं आई। इस वैन को वहाँ भी लोगों ने देखा था और मैं एक शराब खाने से 2 शराबी पकड़ के लाया था जिन्होंने वैन से सामान उतारा था। ये अजीब इत्तेफाक था कि फ़ुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी भी नशे में थे जिन्होंने अपार्टमेंट से सामान उतार के वैन में रखने में मदद की थी। ताहम वो बिल्कुल मदहोश नहीं थे। वो इसकी हद तक होश में थे कि इन्होंने ना कोई चीज़ गिराई थी और ना तोड़ी थी। शराब खाने का पता मुझे खुद बड़ी बी ने दिया था। वैन की तरफ से मुझे इत्मीनान था कि इसे तलाश करना मुमकिन नहीं होगा। बफर्ज महाल पुलिस इसका रेंट कंपनी तक पहुँच गई जहाँ से आकिल ने फिल्म यूनिट के लिए गाड़ी किराए पर ली थी। तो रूसी ने साथ बुढ़ा कहेगा कि मेरे पास ये वैन है, इसे पाकिस्तान से आने वाले एक फ़िल्म यूनिट ने किराए पर लिया था। फिल्म का काम ख़त्म हुआ तो यूनिट वापस चला गया और गाड़ी कल एयरपोर्ट पर इन्हें छोड़ के सीधी यहाँ आ गई। ये कड़ी है, देख लो, ना इस पर रंग हुआ ना रोगन, और जाहिर है इसके बाद पुलिस मुतमईन होकर चली जाएगी। लेकिन बड़ी बी की तरफ से मेरे दिल में एक खलिश सी बेदार हो गई थी। इसको शक हो जाता तो हमारा प्लान खुद हमारी तबाही का सबब बन जाता। मैंने जो जाल दूसरों के लिए बिछाया था खुद इसमें फंस जाता। 2.5 लाख पाउंड के अलावा सारे नवादरात भाग सरकार जब्त होते और मेरे खिलाफ धोखाधड़ी के ना जाने कितने मुकदमात बन जाते और मेरा इज़्ज़त और आबरू के साथ पाकिस्तान वापस जाना महाल हो जाता। सिर्फ शाह आलम ही नहीं, इसका हमजाद नासिर अजीम भी जेल की हवा खाता नज़र आता। अपने इत्मीनान के लिए मैंने बड़ी बी की तरफ जाने का फ़ैसला किया। एक टैक्सी ने 20 मिनट में मुझे इसके घर में दरवाजे पर उतार दिया। मैंने कॉल बेल बजाई और मुंतज़र रहा कि दरवाज़ा खुले या बड़ी बी का चेहरा नज़र आए। पूरे 2 मिनट गुजार के मैंने दोबारा घंटी बजाई, लेकिन अंदर मुकम्मल खामोशी रही। शायद मालिक मकान खातून घर पर नहीं थी।
दरवाजे में अगर कुफल लगा हुआ था तो बाहर से इसका पता नहीं चलता था। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं घंटी ख़राब ना हो या बिजली ना गई हो। ऐसे ख्यालात का गुजर लंदन में किसी बासी के जहन में से कम ही होता है, मगर अपने पाकिस्तान में ऐसा इत्तेफाक कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बल्कि एक बार तो बज़ाहिर ठीक नज़र आने वाली घंटी को छूते ही मैं खुद अलार्म की तरह बजने लगा था, क्योंकि बटन में करंट आ रहा था। मैंने अपनी आमद की इतला देने का दूसरा तरीका इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं समझा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। इसका फ़ायदा यह होगा मालिक मकान का पड़ोसी बाहर निकला है, क्या मसला है, कॉल बेल क्यों नहीं बजाते? नौजवान बदतमीज़ी से बोला। मैंने कहा पहले यही किया था, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो ऐसे दरवाजे पर ढोल पीटने से जवाब आ जाएगा? इसने बेवकूफ़ी पर अफसोस से सर हिलाया। हो सकता है बुढ़िया मर गई हो। मुझे ये बात सुन के शौक़ लगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? सब जानते हैं कि वो बीमार रहती है और अकेली भी थी। तो खुद दरवाज़ा मत तोड़ो, पुलिस को बुला लो, वरना कत्ल के इल्ज़ाम में फंस जाओगे। अंदर से किसी औरत ने चिल्ला कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो इतनी देर से? एंडी वो घर पर नहीं है। एंडी खौफ के बावजूद अपंडता हुआ अंदर गायब हो गया और एक खातून एप्रन से हाथ पहुँचती नमोदार हुई, जो एंडी की माँ ही हो सकती थी। मुझे देख कर शफ़क़त से मुस्कुराई। अंदर कोई नहीं है यंग मैन। मैंने कहा क्या आप बता सकती हैं कि खातून खाना कहाँ गई हैं? दरअसल मैं इनका नया किराएदार हूँ, सामान रख के चला गया था। मैंने कहा बदकिस्मती से इसकी बहन मर गई है। वो कल सुबह ही मानचेस्टर चली गई थी, लेकिन जाते हुए घर की चाबियाँ मुझे दे गई थी। नीचे वाले घर की, क्या तुम अंदर जाओगे? मैंने कहा अगर वो चाबी मुझे मिल जाए तो। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले वो लौटकर अंदर चली गई और चाबी ले आई। ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम चाबी अपने पास रख सकते हो। मैंने कहा थैंक्स, मैं चाबी रखूँगा ताकि दोबारा आपको तकलीफ़ ना देनी पड़े। वो मेरी शाइस्तगी से खुश हुई। आमतौर पर बूढ़ों को ये शिकायत है कि एंग्री यंग मैन इनसे सीधे मुँह बात नहीं करते। नो प्रॉब्लम, अगर तुम चाहो तो अंदर आके एक ड्रिंक भी ले सकते हो। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, शराब नहीं पीता, फिर भी इस मेहमान नवाजी के जज्बात का शुक्रिया। अंदर से एंडी ने कहा, माँ तुमने देखा नहीं, वो एशियाई कुत्ता है रंगदार, हर एक को इनवाइट मत किया करो। माँ ने इसे डांटा। शट अप एंडी, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। वो भी किसी के जज्बात का ख्याल नहीं करता था। माँ बेटे के ख्यालात और मिजाज के फ़र्क को देखकर मैं हैरान नहीं हुआ था। बरतानिया के नस्ल कालों और सब रंगदार लोगों को बरतानिया में देखना पसंद नहीं करती थी। इनमें एशियाई बतौर ख़ास इनकी नफ़रत का निशाना बनते हैं, ख्वाह भारतीय हों या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंका के रहने वाले। अब ये सिर्फ नस्ली तासुब के जज्बात नहीं, माशी वसाइल का मसला बन गया है। हर मुल्क में बाहर से आने वालों के बारे में यही समझा जाता है कि वो इनके रोज़गार के मौके कम कर रहे हैं और इनके मुल्क की दौलत बाहर ले जा रहे हैं। बरतानिया में एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख तो सिर्फ पाकिस्तानी हैं। चुनांचे वहाँ गोरे नौजवानों के साथ इनकी महाजाराई एक बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर गई है। अभी मैं ताला खोल ही रहा था कि एंडी की माँ फिर मदद करने आई। इसकी बात का बुरा मत मानना। मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी मेहरबान मालिक मकान कब वापस आएंगे? इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसे खुद कुछ यकीन नहीं था। दरअसल इसकी बहन अकेली थी, शौहर से बहुत पहले अलैदगी हो गई थी और बच्चे भी थे नहीं। वो खुद सड़क पर हादसे का शिकार हो गई। अब कुछ कानूनी मसाइल होंगे इसकी प्रॉपर्टी यानी इस मकान के जिसमें वो रहती थी, इंश्योरेंस क्लेम के। अगरचे किसी की हादसाती मौत की खबर में इत्मीनान का कोई पहलू नहीं निकलता था, मगर मैंने महसूस किया कि शायद मैं लाशौरी तौर पर ख़ुद को ज़्यादा महफूज समझने लगा हूँ। अब मुझे ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि कल सुबह के बाद से आज शाम तक के बारे में नशर होने वाली कोई खबर मालिक मकान खातून ने सुनी होगी। वो अपनी बहन की हादसाती मौत के मामलात में इतनी उलझी हुई होती कि इसे दुनिया और माफिया की कोई खबर नहीं होगी। मकामी खबरों में जो बताया गया था वो 1-2 दिन के बाद अपनी अहमियत खो देता है और इसकी जगह नए वाक़यात की खबर लेती है। कौमी अखबारात ने भी 3 लाख पाउंड की डकैती और फिर नवादरात के ज़ख़ीरे के चोरी को जराइम की खबरों में जगह दी होगी, मगर ये कोई सुर्खी नहीं बन सकती थी। बहन की मौत और इसकी आखिरी रसूम के मसाइल से निपटने वाली अकेली बूढ़ी औरत को इतनी फुर्सत कहाँ मिली होगी कि वो अखबारात को तफसील से पढ़े। अभी वो न जाने कितना अरसा कानूनी मसाइल से निपटने में लेगी और इसकी वापसी तक यहाँ की 1 दिन पहले की खबर भी अपडेट हो जाएगी। लंदन शहर में हर रोज़ न जाने कितनी वारदातें होती हैं जिनका सुराग कभी नहीं मिलता। अंदर जाके मैंने नवादरात के ज़ख़ीरे का जायज़ा लिया। हर चीज़ अपनी जगह पर इसी तरह मौजूद थी जैसे मैंने रखवाई थी। इस ढेर में, जैसे आम आदमी कबाड़ खाना ही कहता था, 2.5 लाख या पाउंड मालियत के नोटों से भरे हुए थे। 2 सूटकेस भी थे जिनको देखने वाला यही समझता था कि इसमें इस्तेमाल के कपड़े होंगे। मुझे इनके नंबर वाले तालों का कॉम्बिनेशन मालूम नहीं था और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने मुश्किल से 10 मिनट अंदर गुजारे और फिर बाहर आ गया। एंडी अब दरवाजे के बाहर अपनी किसी दोस्त के साथ खड़ा था। दोस्त के हाथ में क्रिकेट का बैट था जो इसने मुझे देख कर ऐसे घुमाया जैसे मुझे बाल की तरह छक्का मार के अपने पड़ोस से बहुत दूर कहीं फेंक देना चाहता हो। मैंने नोट्स नहीं लिया तो इसने हकारत से ज़मीन पर थूका और बोला, मेरा बस चले तो मैं सारे रंगदार एशियाई लोगों को तेज़ाब में हल करके समंदर में बहा दूँ। एंडी कहका मार के हंसा। छोड़ो, समंदर नापाक हो जाएगा। मैं सीधा इनकी तरफ चला गया। एंडी को मैं इसकी शरीफुन नफ्स माँ की वजह से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हारे दांत तोड़ के गटर में डाल दूँगा। वो गिरा के बोला, इससे पहले कितनों के दांत तोड़ते हैं? मैंने इसके हाथ से बैट छीन लिया। मैं हिसाब नहीं लगा सकता। बस इतना याद रखना कि मेरे सामने फिर कोई बेहुदा बात की तो तुम्हारी खैर नहीं। वो मेरे जारहाना तेवर को देख कर डर गया। ओके, मुझे बैट वापस करो। मैंने इसके बैट को हवा में उछाला और नाप तोल के इसके सीनियर में खिड़ी हथेली से ऐसा वार किया कि बैट का ब्लेड 2 टुकड़े हो गया। हैंडल के साथ लगा हुआ टुकड़ा अलग गिरा, बाकी हिस्सा मैंने कैच करके इसे थमा दिया। इनकी आंखें इंतहाई हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। तुम्हारी गर्दन इस बैट से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती। मैंने कहा,
और इन्हें बुत बना छोड़ के चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो आकिल वहां मौजूद था। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा मेरे पास कम से कम एक अच्छी खबर है। एनी मुस्कुराने लगी। वो पुरानी हो गई, तुम लॉर्ड प्राइस की गिरफ्तारी की खबर लाए होगे। मैंने कहा नई खबर क्या है? पुलिस ने नाटन बार पर छापा मारा था नवाजरत की तलाश में। लॉर्ड प्राइस ने जिम्मी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, वहाँ से नवाजरत वगैरह तो नहीं मिले, मगर पुलिस को और बहुत कुछ मिल गया जो खिलाफ कानून था। मैंने कहा अभी 1 घंटे पहले तो जिम्मी हॉस्पिटल में था और अपनी बीवी के आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर वो रिलीज़ कर दिया है तो फिर पुलिस इसे लेने गई होगी। इसकी बीवी भी शायद साथ हो। इसने छापे के वक्त बड़ी मज़ामत की और पुलिस वालों को बहुत गालियाँ धमकियाँ वगैरह दी। इनके 2 मुलाजिम कानून की राह में रुकावट बनने पर पकड़े गए। 3 लड़कियाँ गैर कानूनी तारकीन वतन थीं, एक इंडियन, एक पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी। वो बार की मुलाजिम थी। इनमें से एक ने बार के मालिकों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इनसे जिस्म फरोशी कराता था। मैंने कहा इतनी तफसील कैसे मालूम है तुम्हें? मैंने इत्तेफाक से वहीं मौजूद था। एनी ने आंखें निकाली। इत्तेफाक क्यों कहते हो? तुम्हें जोली ने बुलाया था। आकिल कुछ खफीफ हुआ। मैं इसीलिए चला गया था कि शायद तुम और जिम्मी वहीं आ जाओ। मैंने एक जगह देख ली है जो लॉर्ड का पुराना ऑफिस है, वहाँ हम कुछ नवादरत छुपा सकते हैं। मैंने कहा अब क्या ज़रूरत है इसकी? लॉर्ड प्राइस गिरफ्तार हो गया, मगर तुम्हें जोली ने क्यों बुलाया था? वो बड़ी अजीब बात है। इसने मुझसे पूछा कि 3 लाख पाउंड खो देने के बाद तुम्हारा दोस्त शाह आलम क्या करेगा? इससे जिम्मी का पुराना कर्ज भी लौटाना था जो इससे कहीं ज़्यादा है। मैंने कहा कि तुम अपने शोहर से कहो कि वो कर्ज माफ़ कर दे। जोली कहने लगी ये नामुमकिन है, ना मैं इससे कह सकती हूँ और ना मेरे कहने से वो शाह आलम की जान छोड़ेगा, लेकिन मुझे हमदर्दी है इससे और इसके लिए मैंने किसी तरह से ये किया है। आकिल ने कागज़ का एक पुर्जा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? मैंने वो पुर्जा ले लिया। 1 लाख पाउंड का चेक। आकिल मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। मैं कागज़ के इस पुर्जे को हैरानी से देखता रहा। 1 लाख पाउंड, इतनी बड़ी रकम इसने कैसे निकाली? ज़्यादा अहम ये सवाल है कि क्यों निकाली? आकिल बोला ये तुम्हें इसी से पूछना चाहिए था। मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि सवाल जवाब मत करो, मुझे हमदर्दी है तुम्हारे इस सोच से, मगर मुझे मालूम है कि वो मुझसे मदद लेना मंजूर नहीं करेगा। मैंने पूछा कि फिर तुम ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि तुम्हारी तरफ से मैं ये चेक दूंगा तो वो रख लेगा? वो बोली तुम इसे समझा सकते हो, बस अब जाओ, मुझे जिम्मी को हॉस्पिटल जाके लाना है। मैंने कहा कि क्या जिम्मी को इसके बारे में मालूम होगा? वो बोली कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हो, इसे मालूम होगा तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने कहा कि इसे कैसे मालूम नहीं होगा, वो तो पैसे पैसे का हिसाब रखता होगा। वो कहने लगी नहीं, वो इंतज़ामी मामलात को संभालता है, माली मामलात का इसे कुछ पता नहीं। मैंने कहा अजीब औरत है। हाँ, आखिर क्यों धोखा दे रही है वो अपने शोहर को? आकिल हंसने लगा। और इसे तुमसे हमदर्दी क्यों है? तो जिम्मी तुम जिम्मी के दोस्त ही नहीं हो, सिर्फ बिज़नेस पार्टनर और जो कुछ अरसा पहले दुश्मन थे। मुझे ख़रीदना चाहती है। मैंने बरहमी से कहा यस, इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जा सकता। क्यों? एन ने एक अहमकाना सवाल किया। खातून आदमी जो जूता क्यों खरीदता है? पहनने के लिए। गाड़ी, घर, रेस्ट वॉच, परफ्यूम क्यों खरीदता है? इस्तेमाल के लिए। मैं इस्तेमाल की चीज़ नहीं हूँ। वो तो समझती है मेरे भाई सोने की कदर, सोने की सुनार जानता है, कसाई नहीं। मैंने कहा मैं ये चेक नहीं रख सकता। क्यों? क्या ये माले गनीमत नहीं है? जिम्मी भी तुम्हारा दुश्मन है, रब नवाज की तरह। इसका भी वही जुर्म है जो रब नवाज का। क्या तुम नहीं चाहोगे कि वो तबाह हो जाए, इसके कारोबार को भट्टा बैठ जाए? क्योंकि तुम्हारे नज़रियात और ख़यालात के मुताबिक वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान के सकाफ़ती विरसे पर डाका डालने के जुर्म में शरीक हैं। जितना मुनाफा इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा के कमाया था वो सब तुम वसूल करना चाहते हो, मगर ऐसे नहीं। ऐसे वैसे की बात क्यों करते हो? कान को इधर से पकड़ो या उधर से, कान हाथ में आना चाहिए। तुम एक तरफ तो इनका धंधा बंद कराना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, इनके तुम्हें सरमाया चाहिए। इसके लिए मैं अपने आप को बेच दूँ? वो हंसने लगा। यार तुम कुछ मत करो, इसे रख लो, ये माले गनीमत है और हलाल है। 2-4 दिन में शाह आलम कहाँ रहेगा जो जोली इस पर अपना कोई दावा लेकर सामने आए? वो क्या फरमाया है अपने अल्लामा इकबाल ने, आए अशाक गए वादा फरवा लेकर, अब इन्हें ढूंढे चराग रुख ज़ेबा लेकर। मैंने कहा मैं ये चेक नहीं रख सकता एंड वेट इज़ फाइनल। आकिल ने चेक मुझसे उछक लिया। ऐसी भी क्या बात है, हम रख लेते हैं। पैसा तो भाई पैसा होता है, इसका कोई मुल्क, कोई रंग, कोई शुजरा नसब नहीं होता। मेरी पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। जोली की ये फ़याज़ी, जैसे वो हमदर्दी का नाम देती है, बेसबब नहीं थी। इसने मुझसे अपनी जज्बाती वाबस्तगी को ज़ाहिर कर दिया था और हमदर्दी के नाम पर मुझसे एक किस लेने में भी कामयाब हो गई थी। इसी जाल का अगला फंदा था। इसने मुझे नाम मोहब्बत भेजा था कि जानम देखो, हम प्यार के अंदाज़ के बदले तुम पर क्या निछावर कर सकते हैं, तुम्हारे लिए जान हथेली पर रख के क्या कर सकते हैं। मुझे यूँ लगता था जैसे ये कीमत अदा करने के बाद मुझसे पूरा हक वसूल करने आ जाएगी। मेरी हमदर्दी हासिल करने के बाद इसने मुझे हासिल करने का बड़ा दोस्ताना अंदाज़ अपनाया था, मगर ये मुझे अपनी तौहीन लगता था। 1 लाख पाउंड में वो मुझसे नाजायज़ मरासम चाहती है। फाशा रोशनी दूसरे कमरे में सो रही थी, लेकिन हम फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। ये हो सकता था कि वो आंखें बंद किए पड़ी हो और सब सुन रही हो। एनी और आकिल चाहते थे कि हम बाहर कहीं जाके खाना खाएं। रोशनी को भी तफरी कराना चाहते थे, मगर मैंने इन्हें रुखसत कर दिया। रोशनी थोड़ी देर में उठ बैठी। तुम कब आए? मैंने कहा बहुत देर होगी, मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे जागने का। क्यों, कोई काम है? हर वक्त काम नहीं होता, कभी तफरी भी करना चाहिए। तुम कब से बाहर नहीं निकली हो तफरी के लिए? माँ की बीमारी ने तुम्हें सबसे दूर कर दिया था, बहुत परेशानी उठाई है तुमने। माँ तो फिर भी नहीं रही। देखो, ये कुदरत के फ़ैसले हैं जिनको इंसान अपनी कोशिश से नहीं बदल सकता।
ज़िंदगी की मोहलत बिलाखिर तमाम हो जाती है। तुमने दिन रात एक करके माँ की बहुत खिदमत की, हमारे अकीदे के मुताबिक इसका सारा सवाब तुम्हें मिला। अब पलट के अपनी ज़िंदगी की तरफ देखो। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैंने कहा मत करो ऐसी मायूसी की बातें, मरने वालों के साथ दुनिया में कोई नहीं मरता। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, वो ज़िद्दी बच्चे की तरह बोली। चलो उठो, हाथ मुँह के धोके कपड़े बदलो। मैंने इसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खड़ा किया। शाहजी मेरा दिल नहीं चाहता। मैंने कहा मगर मेरा दिल चाहता है कि आज तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। वो मुझे बेयकीनी से देखती रही। बातें हम यहाँ भी कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं रोशनी को उम्मीदवार उमंग की नई रोशनी में देखना चाहता था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं अपनी बीवी को देखता हूँ। मगर मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, प्लीज़। मैंने कहा अब हर बात ऐसे तो नहीं कही जा सकती ना, इसके लिए मूड और माहौल होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम पर माँ की मौत का कितना असर है, लेकिन इसके बावजूद तुम मुस्कुरा सकती हो, अच्छे कपड़े पहन सकती हो और मेकअप कर सकती हो मेरी खातिर। मेरे लहजे और मेरे अल्फाज का जादू बिलाखिर इस पर असर कर गया। इसने तामील हुक्म के तौर पर एक अदाए नाज के साथ वो सब किया जो मैं चाहता था। मैं इसे टेम्स के किनारे ले गया। मुझे पेश की बुकिंग ना होने के बावजूद एक स्टीमर रेस्टोरेंट पर 2 अफराद की टेबल मिल गई। कभी रिजर्वेशन कैंसिल हो तो ऐसा खुशगवार इत्तेफाक भी हो जाता है, वरना महीना भर पहले बुकिंग ना कराई जाए तो वहाँ जाके हसरत के सिवा कुछ नहीं मिलता। दरियाई लहरों पर रवां इस रेस्टोरेंट के माहौल को तिलिस्माती हद तक रोमांटिक कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा। तमाम टेबल इस तरह लगाई गई थी कि इसका एक रुख बराह रास्त पानी का नज़ारा पेश करता था। दूसरी तरफ स्टीमर का अरशा, जिस पर दरमियान में एक म्यूज़िकल बैंड नगमा सरा था और एक डांस फ्लोर भी था, जिस पर हिमावक जोड़े एक दूसरे की कमर पे हाथ रखकर और आंखों में आंखें डाल के महवे रक्स नजर आते थे। जगह खाली होते ही कोई और जोड़ा आ जाता था और सिलसिला तकरीबन सारी रात आखिरी पहर तक चलता था। किनारे पर दोहरी कितारों में और दरमियान में मसनूई दरख्तों की शाखों पर ऐसा चरागां था कि लगता था कि रात की बारात तमाम सितारों की जगमगाहट लिए स्टीमर पर उतर आई है। एक महज़ब, बाअदब और बाशऊर पुरस्कार की तरह मैं रोशनी की बाजुओं में बाजू डाल के टेबल तक ले गया। वहाँ तक हमारी रहनुमाई एक तरहदार हसीना ने, जो अपने लचकते हुए बल खाते जिस्म के नीचे पर जलपरी जैसा झिलमिलाता लिबास पहने हुए थी। नए पाकिस्तानी वेटर्स के इस आधे अधूरे लिबास पर खासा नर्वस होते थे। लेकिन रोशनी को लंदन में 4 साल हो गए थे और इसे मालूम था कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहिजाबी ज़्यादा फैशनेबल होने की दलील समझी जाती है। चुनाचे ऐसे टॉपलेस से बढ़कर वो मॉडर्न क्लब हैं पर बेलबासी दाखिले की शर्त अव्वल है। रोशनी एक मुद्दत से रोज़ शब के थका देने वाले मामूलात के दायरे से बाहर नहीं निकली थी। अगर वो अपनी बहन की तरह होती तो शायद इस स्टीमर पर वेटर्स ही हो जाती, मगर इसने अपनी ज़ात को वज़ादारी के खौल में बंद कर रखा था और एक्ट्रेस होने के बावजूद ख़ुद को अर्जा नहीं किया था। इसको गर्लफ्रेंड्स के तौर पर साथ लेकर फिरने के ख्वाहिशमंद बहुत थे, मगर दोस्त कोई नहीं था जिसके साथ वह खलूस का रिश्ता इस्तवार कर सकती। जिसका रिश्ता तो बड़ा बेआबरू होता है, बशर्त ये कि आबरू को संभालने वाला इसे आईने की तरह रखना चाहिए, बेदाग और बाल से महफूज, चमकता हुआ और अपने अक्स पर भी नाजा। गुज़श्ता 2 साल में इसने सिर्फ नौकरी की थी या माँ की तीमारदारी। चुनाचे आज मेरे साथ आके इसे वाकई यूँ लगा होगा जैसे वो तारों भरी रात के आसमां पर उतर आई हो। वो महसूर सी बैठ गई। मैंने कहा क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ ये ख्वाब है या हकीकत? मैंने तो इस दुनिया में कभी कदम ही नहीं रखा जहाँ तुम मुझे ले आए हो। मैंने कहा ख्वाब ज़िंदगी की तरह होते हैं तो फिर ज़िंदगी को ख्वाब की तरह ही होना चाहिए। वो बोली तुम कुछ कहना चाहते थे। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, सुकून से बैठो, अभी सारी रात पड़ी है। वो मुस्कुराई। अब इसकी मुस्कुराहट तामील हुक्म में नहीं थी, बल्कि अंदर की गुस्से से फूटने वाली मुस्कुराहट थी, बेख्तियार और भरपूर। अदाए दिलबरी की सारी रंग अमेज़ी के साथ ख्वाहिश तस्खीर से मामूल आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसे बातों की तरफ खींच लिया। वो खींचती चली आई। वो हंसने बोलने लगी, अपने बारे में बताने लगी और मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने इसे लतीफ़े सुनाए और वाक़यात जिनको सुनकर हंसते हंसते इनकी आंखों में आंसू आ गए। इसे देख के कौन कह सकता था कि आज ही शाम को इसने अपनी माँ की कब्र के हवाले किया था, इस माँ को जिसके सिवा दुनिया में वो किसी को अपना नहीं समझती थी। फिलहाल अपनी तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक मैं इसके मूड को इस मोड़ पर ले आया जहाँ वो मेरी हर बात मान सकती थी। मैंने कहा रोशनी, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो मानोगी? वो सीरियस होगी। क्यों नहीं मानूंगी, हर बात तो मानी है मैंने तुम्हारी। ये ठीक है कि मैंने तुमसे बहुत झूठ बोला और तुमसे ये उम्मीद रखी कि तुम मेरे हर झूठ को सच मान के निभाओ, लेकिन मैं मजबूर था। कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी मेरी कि मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। भूल जाओ इस वक्त को, यूँ समझो कि मैं तुम्हें आजमा रहा था और ख़ुद आजमाइश में पड़ गया। कभी ना कभी तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि यहाँ मैं किस काम से आया था, लेकिन अब वो काम ख़त्म हो गया है। इसका रंग फीका पड़ गया, यानी अब तुम वापस जाने वाले हो। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था, मैं अब तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। इस तमाम अरसे में जब तुम मेरे साथ थी, मैंने ख़ुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरे और तुम्हारे मरासिम सिर्फ कारोबारी हैं। ये मायदा था जिसे हम पूरा कर रहे थे और इसके बाद हम अपनी ज़िंदगी की राह पर जाने के लिए आज़ाद होंगे। मगर वक्त के साथ साथ ये मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हारे हुस्न का आसिर होने लगा। मैं इस हुस्न की बात नहीं कर रहा जिस पर यहाँ भी सबकी नज़र है। इसने मान लिया कि यह शायराना मुबालगा आराई नहीं है और इसका चेहरा मुसर्रत और हया और गरूर की रोशनी से दमकने लगा। मैंने अपनी बात जारी रखने से पहले इसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। मैं तुम्हारे हुस्न सीरत से महसूर हो गया था। जिस तरह तुमने ख़ुद को मेरे एतमाद का मुस्तहिक साबित किया, जिस खलूस के साथ तुमने हक़ रिफ़ाक़त अदा किया,
तुम्हारी जहानत, तुम्हारा सलीका, तुम्हारी खिदमत गुजारी और सबसे बढ़कर तुम्हारी खुद परस्ती की हद तक कायम रहने वाली वज़ीदारी। 4 साल लंदन में गुजार के भी तुम मशरिक़ की रवायत का नमूना थी। मैं बोलता रहा और सहरज़दा सुनती रही। ये सब कुछ वो सुनना चाहती थी, हर लड़की सुनना चाहती है। मुझे अपने आप से शर्म आई कि मैं लफ्ज़ों का मदारी बन के इसे बेवकूफ़ बनाने का तमाशा कर रहा हूँ। लेकिन मैं गोरिल्ला वार के असूलों पर बका की एक जंग लड़ रहा था, जिसमें आदमी सामने नहीं आता, ख़ुद को छुपाता है और कैमोफ्लेज करता है ताकि फ़रेब पर हकीकत का गुमा हो। रोशनी के वो अल्फाज भूला नहीं था जो इसने मुझसे टेलीफोन पर कहे थे। इसकी धमकी बहुत वाज़िया थी, लेकिन इसके तासुर को ज़ायल करने के लिए ये मदारी का खेल दिखा रहा था, ताकि वो समझे कि मैं तो इसकी धमकी से पहले ही इस पर मर चुका था। मरे को मारने का तकल्लुफ़ कैसा। मैं ज़ाहिर कर रहा था कि मैं इसके इश्क में पहले दीवानगी की इंतहा को पहुँचा हुआ था। मुझे अपना लेगी तो ये मेरे लिए एजाज़ होगा, मेरे ख्वाबों की ताबीर होगी, ये मेरी मंजिल हयात होगी। वो मेरे पुरतलस्सुम अल्फाज का मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। बिलाशुबा मैंने जो डायलॉग बोले वो जादू असर थे और मेरी जज्बाती रोमांटिक अदाकारी का कमाल भी अपनी इंतहा पर था। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ इस माहौल का भी था जिसमें वो खो गई थी। इसके अंदर की कमज़ोरी का भी था, अकेलेपन के एहसास का भी था और इस दिल को उठाने वाले दिल का भी था जो अब खुशी की ताल पर धड़कना चाहता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इसकी आंखें खुद रोने लगीं। ये आंसू फ़र्त मुसर्रत के थे और इन पर इसका कोई इख्तियार न था। मैंने इन आंसुओं को बड़े प्यार से संभाल लिया। मैंने इसे अपने बाजुओं के हल्के में लिया और हम दरिया में बहते स्टीमर के नीचे से गुजरने वाले पानी की रवानी में अपने ख्वाबों के अक्स को देखते रहे। खामोशी की ज़ुबान में अहद व पैमा करते रहे और वक्त के वजूद भूल रहे। मैंने रात 2 बजे इससे कहा, अब हम शादी कर लेंगे पाकिस्तान जाके, अपनी पहली फ़ुर्सत में। इसने आहिस्ता से कहा, पाकिस्तान जाके क्यों, यहाँ क्यों नहीं? मैंने कहा, तुम जानती हो पाकिस्तान में शादी कैसे होती है। यहाँ मैं किसी कोर्ट में खड़ा होकर एतराफ़ जुर्म के अंदाज में शादी नहीं कर सकता। वहाँ मेरे दोस्त अहबाब हैं और कुछ ख़ानदान के लोग भी। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। मेरी शादी में सैकड़ों लोग होंगे, कई VIP होंगे, सारा प्रेस आएगा और इसकी रिपोर्ट रंगीन तस्वीरों के साथ अखबारों में शाया होगी। तोहफ़े, तहाइफ, सलामी, धूमधाम, रिस्क बर्क, मजबूसात, रस्मों का हंगामा, नाचना गाना, ये सब यहाँ कहाँ। जैसे कुछ देर के लिए शादी की वीडियो फिल्म अपने तस्वीर में देखने लगी थी। चंद मिनट बाद इसने कहा, मगर शाहजी, यहाँ शादी के रजिस्ट्रेशन एक कानूनी ज़रूरत है। मैंने कहा, फिर क्या हुआ, वापस आकर करा लेंगे। हम वापस कब आएंगे? मैंने कहा, हनीमून के बाद, किसी भी वक्त। और हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? वो मेरे कंधे पर सर रख के बोली, जहाँ तुम कहोगी। मैंने मार का सर कर लिया था। इसने अपनी धमकी और अपने ख़तरनाक अज़ाइम के हथार डाल दिए थे और प्यार की कहकशां के झूले में बैठ गई थी। ख़तरा टल गया था, मदारी का कील ख़त्म हो गया था। हम सुबह के तारों की छाँव में घर लौट आए। रोशनी इतनी मदहोश थी जैसे इसने शराब की पूरी बोतल पी ली हो। वो मुझ पर गिरी जा रही थी और इसकी ख्वाहिश थी कि मैं भी गिर जाऊँ, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने इसे यकीन दिलाया कि अंदर से मैं एक दकियानुसी ख्यालात रखने वाला पाकिस्तानी मर्द हूँ जो अपनी दुल्हन की इज़्ज़त और इफ़्फ़त की हिफाजत शब अरोसी तक करना अपना ईमान समझता है और किसी कमज़ोरी का शिकार होकर सारी उम्र की शर्मसारी का बार नहीं उठा सकता। 2 दिन सिर्फ कानूनी मसरूफियत के थे। पुलिस मुझे जिमी और जोली के साथ इनकी गाड़ी में बिठा के जाए वारदात तक ले गई। इन्होंने पूरा सीन इसी तरह दोहराया जैसे असल वारदात हुई थी। वहाँ मैंने पहली बार इन 4 नसीब अफराद को देखा था जिनकी तस्वीर पुलिस के रिकॉर्ड पर थी। पहले जोली ने और फिर महज बीवी के बयान से मुताबिकत के लिए जिमी ने इन्हीं 4 को शनाख्त किया था। साबका डकैती की वारदातों में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ख़राब था। पुलिस ने इन 4 को उठवा लिया था और अपने साथ ले आए थे। इनमें कोई शक नहीं था कि कदो कामत के एतबार से वो होगर एंड कंपनी के बराबर थे, मगर इनकी सूरत के खदोखाल बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो नाकर्दा गुनाह की सज़ा के ख्याल से बहुत खौफजदा थे। 3 लाख पाउंड की डकैती बहुत बड़ी थी। वो जानते थे कि शनाख्त करने वालों ने इन पर उंगली उठा दी है तो कम से कम वो कम भी 3 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। पुलिस ने इन्हें सख्ती से ताकीद की थी कि ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकालें। पहले जोली ने इन 4 को बगौर देखा। वो कतार में खड़े हुए हर मुजरम के सामने रुकती तो खौफ से इनका रंग पीला पड़ जाता और जोली आगे बढ़ती तो वो ऐसे सुकून से सांस लेते जैसे इसे तख्तादार पर से उतार लिया गया हो। फिलहाल जोली और जिम्मी ने इत्तेफाक राय से फ़ैसला दे दिया। मुझे इनमें से कोई भी असल हमला आवर नहीं लगता। पुलिस चीफ ने सर हिलाया। हम भी अपने तौर पर मालूम कर चुके हैं इनमें से किसी का लॉर्ड प्राइस से दूर कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। चोरी और डकैती जैसे इल्ज़ामात की सदाकत सबूत की तलबगार थी, मगर आर्नल्ड के कत्ल का इल्ज़ाम ऐसा था कि लॉर्ड प्राइस का वकील भी कुछ नहीं कर सकते थे। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो हक़ाइक़ खुद ब खुद सामने आ गए थे और यही वही हक़ाइक़ थे जो लॉर्ड प्राइस के एक ख़ानदानी मुलाजिम और नमक ख्वार ने तफसील से बता दिए थे। खुद इस मुलाजिम पर शरीक जुर्म होने और मुजरम की पर्दापोशी करने के इल्ज़ामात थे, मगर इसके एतराफ़ जुर्म ने बाद इनके संगीनी ख़त्म हो गई थी और ये बात तकरीबन यकीनी थी कि वादा माह गवाह की हैसियत से इसको सज़ा नहीं होगी। लॉर्ड प्राइस की बेहिसाब दौलत और इसका असर रसूख इसे बचाने में नाकाम रहा। जिमी के एक वकील ने यह ख्याल जाहिर किया कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात में इसकी कैद की सज़ा 20 साल तक हो सकती है। इब्तदाई मरले में लॉर्ड के वकील की दरख्वास्त ज़मानत भी इसलिए मुस्तरद हो गई कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी और अंदेशा यही था कि आज़ाद होने के बाद वो मुकदमे की कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा, सबूत और शहादत मिटा सकता है और इस मुकदमे के वाहिद चश्मदीद गवाह को डरा धमका के बयान बदलने पर मजबूर कर सकता है। और इस चश्मदीद गवाह के बयान की वजह से तज़मील हुक्म करने वाले और उसने कारकर्दगी का इनाम वसूल करने वाले 2 और मुलाजिम भी कानून की गिरफ्त में आ गए थे
और अगरचे इन्होंने जुर्म शराकत के इल्ज़ाम को कबूल नहीं किया था, मगर ये बात यकीनी थी कि पुलिस की तफ्तीश के नतीजे में बिलाखिर वो भी सच बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। लंदन की पुलिस जुर्म का एतराफ़ कराने के लिए जिस्मानी तशद्दुद के वो तरीके इस्तेमाल करने का तो सोच भी नहीं सकती जो पाकिस्तान के थानों में मुस्तअमिल हैं, मगर वो नफसियाती तशद्दुद के माहिर हैं और आमतौर पर इनकी गिरफ्त में आ जाने वाला मुलजिम सच को छुपाने में नाकाम रहता है। लंदन में मेरे क़याम के मकासद तकरीबन पूरे हो चुके थे। मेरी प्लानिंग को कामयाब बनाने में इन हालात का ज़्यादा दाखिल था जिनको इत्तफ़ाक़ात का नतीजा समझा जा सकता है। मैं मलक रब नवाज़ पर और शाह आलम के पुराने सियासी और कारोबारी रिश्ते पर सब पर यह साबित करना चाहता था कि शाह आलम के बारे में लंदन से वक्तन वक्तन मसूल होने वाली ख़बरें किसी अफवाह साज दिमाग की फैलाई हुई नहीं थी। गो कि हकीकत यही थी कि वह सब खबरें मैंने शबनम की मदद से बनाई और शाया कराई थी। लेकिन अब मैं खुद शाह आलम बन के यहाँ इसलिए आया था कि शाह आलम के वजूद का जीता जागता सबूत बन के ख़बरों में नज़र आऊँ। मुझे देखने वाले और पहचानने वाले हलफ उठा के कह सके कि इन्होंने खुद शाह आलम को लंदन में देखा था, इससे मिले थे और इसके साथ रहे थे। जब शक की एक फ़ीसद गुंजाइश न रहे कि शाह आलम जिंदा है तो इसको पाकिस्तान में ला के मार दिया जाए। इसकी पहली मौत शकूक और अबहाम के लामहदूद इम्कानात और बेयकीनी की सनसनीखेज़ अफसानों में गुम होकर रह गई थी। जितने लोग समझते थे कि वो मर चुका है, इससे कहीं ज़्यादा को यकीन था कि वो लंदन में गुमनामी और जिदावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा। मैं शाह आलम को ऐसा ख़त्म करना चाहता था कि इन क्यास आराइयों का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और जब यह साबित हो जाए कि शाह आलम वाकई मर गया है तो मेरे यानी नासिर अज़ीम के लिए अपनी शनाख्त के साथ अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना मुमकिन हो। कोई मेरी सूरत में शाह आलम की शबाहत देख न चुके और यही समझे कि दुनिया में मिलती जुलती सूरतों वाले लोग बहुत हैं। चुनांचे नासिर अज़ीम की शाह आलम से मुशाहबत एक इत्तफ़ाक़ है। लंदन में मुझे शाह आलम की तशहीर के लिए ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा था। आज खुद ऐसे हालात पैदा होते चले गए कि शाह आलम का नाम खबरों में आया और कानूनी मामलात में मुलव्वस अदालती रिकॉर्ड पर आ गया। अगर मैं इन इत्तफ़ाक़ों को तायद इज़वी का नतीजा कहूँ तो शायद गलत ना हो, लेकिन अब मुझे मज़ीद सबूत हासिल करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं वापसी चाहता था। 2 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस को ना डकैती में छीनी जाने वाली रकम का कोई सुराग मिला और ना इस वैन का पता चला था जो नवादरात के ज़ख़ीरे के मुंतकली में इस्तेमाल हुई। बड़ी उम्मीद अफजा बात थी। अब मैं पुलिस की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार करते हुए वतन वापसी की तैयारी कर सकता था और पुलिस कानूनी कार्रवाई के नाम पर मुझे रोक नहीं सकती थी। रोशनी भी अब खुश और मुतमईन नज़र आती थी। मेरे साथ पाकिस्तान जाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। तीसरे दिन मुझे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया, इसकी तजदीद करानी पड़ी। पासपोर्ट को खोल कर देखा तो ये 2 साल पहले ख़त्म हो गया था। इसने सर हिलाया, हाँ लेकिन तुम तो 4 साल से लंदन में हो। 4 साल पहले मैं एक फ़िल्म यूनिट के साथ लंदन आई थी और यहीं रुक गई थी। मैं अपने क़याम की मुद्दत में तोसी कराती रही। किस बिना पर? मैंने माँ को इलाज के लिए यहाँ बुलवा लिया था। 2 साल पहले होम ऑफिस ने मेरे क़याम की मुद्दत में तोसी से इनकार कर दिया था। मैंने अपील की कि इलाज के दौरान मुझे बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर मेरी बीमार माँ के साथ ज़बरदस्ती की गई तो ये मामला पार्लियामेंट के सामने रखूँगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ले जाऊँगी और अपना हक मनवाने के लिए एहतजाजी भूख हड़ताल शुरू कर दूँगी। मेरी धमकी काम कर गई और मुझे माँ के इलाज मुकम्मल होने तक लंदन में क़याम की इजाज़त मिल गई। लेकिन अब माँ का इंतकाल हो चुका है। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें वैसे भी पाकिस्तान जाना पड़ता। वो मुस्कुराई, हाँ मगर किस्मत में तुम्हारे साथ जाना जो लिखा था। मैंने कहा, इस पासपोर्ट का क्या होगा खातून? तुमको चाहिए था कि इस वक्त रेन्यू करा लेती। बस एक ही मेरी सुस्ती की वजह से ये काम रह गया। करा तो मैं भी सकती हूँ, मगर तुम जानते हो पाकिस्तानी सफारत खानों की हालत। वो मुझसे फजूल सवाल जवाब करेंगे और ना जाने कितने चक्कर लगवाएंगे। तुम आसानी से करा सकते हो ये काम। तुम्हें ना कोई टाल सकता है, ना परेशान कर सकता। तुम VIP हो। मैंने कहा, लेकिन मैं किसी और का पासपोर्ट कैसे बनवा सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें लाजमी तौर पर वहाँ खुद पेश होना पड़ेगा। वो तुमसे दरख्वास्त और हलफनामा लेंगे और नई तस्दीक शुदा तस्वीरें भी मांगेंगे। अच्छा तो फिर तुम मेरे साथ चलो, इसने उठला के कहा। मेरे इजहार मोहब्बत और इससे शादी के फैसले के बाद रोशनी का रवैया बिल्कुल बदल गया था। वह हर वक्त मुझे अदाएँ दिखाती रहती और सबके सामने भी मुझसे जज्बाती का अमली इजहार करते हुए नहीं शर्माती थी। इस पर कुछ लंदन के आज़ादाना और बेबाक माहौल का असर था और कुछ मुझ पर एतमाद का नतीजा कि वो मुझसे बेतकल्लफ़ी और हद से आगे बढ़ जाने को अपना फितरी हक समझती थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड्स महबूबा और मंगेतर होने की सनत रखती थी और बहुत जल्द मेरी शरीक हयात के मनसब पर फायज़ होने वाली थी। चुनांचे इसके नज़दीक दक्यानूसी किस्म की शर्म हया और शरी हिजाब वगैरह की अब कोई अहमियत नहीं रही थी। एक बार वो खुशी में जज्बाती होकर आकिल के सामने मुझसे चिमट गई और उसने मुझे चूम लिया। मैंने इसे झाड़ लगाई कि यह क्या बेहूदगी है। तुम आकिल शरारत में इसकी तरफदारी करने लगा कि बेहूदगी नहीं, ये अपनायत है। दूसरी बार इसने ऐनी के सामने मुझे रोक लिया कि बाहर जाने से वो पहले किस नहीं करोगे। मैंने कहा कि मिस रोशनी ज़रा होश में रहो। हम लंदन ज़रूर हैं लेकिन अंग्रेज़ नहीं, पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। लेकिन अब वो ऐसी बातों से मुतासिर होने वाली नहीं थी। इसका बस चलता तो वो बेड पर मेरे साथ ही सो जाती। इसमें कुछ कसूर माहौल का था तो कुछ नफसियाती अवामिल का भी था। वो 26 साल की भरपूर औरत थी जिसने ज़िंदगी के इब्तदाई तलख तजर्बात के बाद अपने जज्बात को एक खुद हिफाजती के हिसार में महबूस कर दिया था और लंदन जैसे शहर के जज्बात में आग लगाने वाले माहौल में इसने 4 साल बर्फ़ की सिल बन के गुजार दिए थे। फिर अचानक जैसे तकदीर ने तमाम साबका तशनाक कामियों का अजाला कर लिया गया था और महरूमियों के पुरअज़ाब सहरा का तनहा सफ़र अचानक हसीन ख्वाबों की दिलकश ताबीर वाली वादी में पहुँच के तमाम हो गया हो और अब जल्द से जल्द हकीकत को छू के अपना के और परख के यकीन कर लेना चाहती थी कि ये फ़रेब आरजू नहीं है।
रेगिस्तान में पानी के सैलाब का ताक़ुब करने वाला हकीकी पानी को दस्तरस में पाके अपनी प्यास बुझाने में किस सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं कर सकता।